देयर आर फ्यू थिंग्स आई माइट बी न्यू टू यू, तो इंटरप्ट करके पूछ लो, राइट? प्लीज इंटरप्ट एंड आस्क दोस थिंग्स, सो दैट एक बार आपको ये चीजें समझ आ जाती है, देन फ्यूचर में फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी, यू वोंट हैव एनी डिफिकल्टीज इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग द इम्यून सिस्टम एंड इम्यूनोलॉजी वाला पार्ट। इसलिए ये टॉपिक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है उस कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है? चलो, लेट मी स्टार्ट द स्क्रीन शेयर एंड चलिए देखते क्या देखते हैं मैं आज यहाँ पे। दिस इज चैप्टर बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, एंड इस चैप्टर से रफली आपके यहाँ पे 2 से 3 सवाल आपके आराम से आ जाते हैं। सो 2 to 3 क्वेश्चंस आर वेरी कॉमन फ्रॉम दिस चैप्टर। इट्स अ हाई वेटेज चैप्टर एंड इंपॉर्टेंट चैप्टर। आज का हमारा ऑब्जेक्टिव यहाँ पे क्या रहेगा? ऑब्जेक्टिव हमारा आज का रहेगा टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ द ब्लड। ये रहेगा आज का हमारे यहाँ पे ऑब्जेक्टिव। सो दिस विल बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ द क्लास। सो आज का ऑब्जेक्टिव आपका यहाँ पे हो जाएगा टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ योर ब्लड। ये हम सीखेंगे, ये हम समझेंगे यहाँ पे, ठीक है? सो जब भी मैं यहाँ पे ब्लड की बात करता हूँ, मैंने डिस्कस समथिंग इन टर्म्स ऑफ द ब्लड, सो लेट मी डायरेक्टली जंप ऑन टू द टॉपिक। ब्लड आपका होता है रेड कलर का, ये तो आप भी जानते हो, दिस इज समथिंग यू नो। नाउ ब्लड की हम यहाँ पे बात करते हैं तो ब्लड को आप 2 पार्ट में आप यहाँ पे डिवाइड करते हो। ब्लड आपका एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। सो ब्लड इज नथिंग बट योर फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। सो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड के अंदर आपको यहाँ पे 2 पार्ट्स आपको यहाँ पे याद रखने हैं। देयर आर 2 थिंग्स यू हैव टू डू इन द ब्लड। एक इसके अंदर आपको मिलेगा, आपको यहाँ देखने के लिए आपको यहाँ पे प्लाज्मा, और दूसरा आपका जो यहाँ पे आता है कंपोनेंट, दैट्स माय फॉर्म्ड एलिमेंट। ये 2 चीजें आपको यहाँ पे आएंगे। ब्लड के अंदर आपको 2 चीजें यहाँ पे मिलती है देखने के लिए, एक होता है आपका यहाँ पे प्लाज्मा, दूसरा आपका यहाँ पे होता है आपका एलिमेंट। सचिन या गुड इवनिंग। ये 2 चीजें मिलती है आपको यहाँ पे देखने के लिए। नाउ लेट्स ट्राई टू सी व्हाट इज माय प्लाज्मा, व्हाट इज माय फॉर्म्ड एलिमेंट आपका यहाँ पे। तो जब मैं फॉर्म्ड एलिमेंट की यहाँ पे बात करता हूँ, तो फॉर्म्ड एलिमेंट में आपको यहाँ पे क्या क्या मिलेगा देखने के लिए। सो द फॉर्म्ड एलिमेंट विल बी हैविंग अराउंड, it will have things like your RBC, WBC and your platelets. इरम बताइए क्या सवाल है आपका यहाँ पे? सर ब्लड में लिम्फ भी तो होता है। क्या बेटा? सर ब्लड में लिम्फ। ब्लड में, हाँ, लेकिन अभी हम सिर्फ ब्लड पढ़ेंगे। ब्लड नहीं, लिम्फ अलग होता है बेटा। लिम्फ इज डिफरेंट थिंग, दैट्स नॉट अ मिक्सचर ऑफ अ ब्लड। लिम्फ अलग होता है और लिम्फ का सिस्टम ही अलग होता है पूरे बॉडी के अंदर। सो यहाँ पे लिम्फेटिक सिस्टम सेपरेट आपका होता है। सो अभी हम पढ़ेंगे ब्लड विच विल बी अ पार्ट ऑफ माई सर्कुलेटरी सिस्टम। लिम्फ इज अ डिफरेंट कंपोनेंट, जिसके लिए एक अलग सा ड्रेनेज सिस्टम आपके बॉडी में होता है, जिसे हम कहते हैं लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है? तो याद रखना, ब्लड के अंदर आपको 2 चीजें रखनी है, फॉर्म्ड एलिमेंट एंड प्लाज्मा। फॉर्म्ड एलिमेंट में आपकी 3 चीजें आप यहाँ पे रखना, यह आरबीसी, डब्ल्यूसी एंड प्लेटलेट्स। अब इनका कंसंट्रेशन कितना होता है बेसिकली, तो अगर आप देखोगे अपना यहाँ पे, देन माय फॉर्म्ड एलिमेंट विल बी रफली अराउंड 45%। फॉर्म्ड एलिमेंट में यहाँ पे रहेंगे अराउंड 45%, और बाकी 55% आपका यहाँ पे रहेगा प्लाज्मा। रिमेनिंग 55% इज प्लाज्मा ओवर हियर। हमारा फोकस फिलहाल रहेगा कि प्लाज्मा में आपको क्या क्या मिलता है देखने के लिए। सो बेसिकली अगर आप ब्लड को बाहर निकालते हो, इफ यू ऑब्जर्व दैट ब्लड, यू विल हैव 2 थिंग्स। आपको वहाँ पे फॉर्म्ड एलिमेंट जहाँ पे आपको डब्ल्यूसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स आपको दिखेंगे। प्लाज्मा विल बी ऑल्सो देयर, राइट, इनसाइड द ब्लड। अब जब आप स्लाइड पे ऑब्जर्व करते हो ना ब्लड को, तो आपको जो सबसे ज्यादा सेल्स दिखते हैं वो आपके आरबीसी होते हैं। जो बहुत सारे दिखेंगे वो आपको आरबीसी दिखेंगे, राइट? डब्ल्यूबीसी आपको कम दिखते हैं, प्लेटलेट्स भी आपको कम दिखेंगे, बट सबसे ज्यादा तो दिखते हैं वो आपके आरबीसी होते हैं, राइट? प्लाज्मा इज समथिंग विच विल बी हैविंग सर्टेन अदर थिंग्स। सो लेट्स टॉक अबाउट कि प्लाज्मा में आपको यहाँ पे क्या मिलता है। ओके, सो लेट्स फोकस ऑन द प्लाज्मा और देखते हैं कि प्लाज्मा में आपको क्या क्या चीजें यहाँ पे मिलती है देखने के लिए। सो व्हेन आई डिस्कस अबाउट द प्लाज्मा यहाँ पे, सो प्लाज्मा के अंदर मुझे 2 चीजें याद रखनी है। प्लाज्मा में it is made up of my 90% water. So plasma will generally have 90% इसमें आपका वाटर होता है। Iram, let me complete few things and then I can pick up your questions, right? Or it will be a रुक जाओ, थोड़ा सा करा लेता हूँ मैं आपको यहाँ पे and then we can pick up the questions.
Plasma will have 90% water and 10% here is going to be your proteins and minerals. Proteins plus minerals. तो प्रोटीन्स एंड मिनरल्स आपको मिलेंगे आपके यहाँ पे प्लाज्मा के अंदर. सो बेसिकली 90% उसके अंदर आपका पानी होगा और बाकी 10% आपके यहाँ पे आपका हो जाएगा प्रोटीन एंड मिनरल्स. आपको यहाँ पे कुछ मिनरल आयंस आपको यहाँ पे मिलेंगे देखने के लिए. सर आई गॉट लेट हैड सम नेटवर्क इशू ऑलराइट सॉरी. ठीक है, तो ये आपको मिलता है देखने के लिए आपके प्लाज्मा के अंदर. नाउ इफ आई हैपन टू शो यू दिस पिक्चर यहाँ पे, सो आप यहाँ पे पिक्चर देख पा रहे हो. यहाँ पे एक लैब असिस्टेंट के हाथ में एक टेस्ट ट्यूब है एंड यू कैन वेरी क्लियरली सी यहाँ पे यू हैव दिस टू काइंड ऑफ कलर्स. यू कैन सी यहाँ पे दो अलग अलग कलर आपको दिख रहे हैं. नीचे जो आपको इकट्ठा हो चुका है ना, ये जो नीचे इकट्ठा हो चुका है दैट इज माय फॉर्म्ड एलिमेंट्स. दीज आर माय फॉर्म्ड एलिमेंट्स. यहाँ पे आपके सारे हैं आरबीसी डब्ल्यूसी प्लेटलेट सारे आपके यहाँ पे नीचे इकट्ठा हो चुके हैं. जो ऊपर का जो पार्ट है आपका यहाँ पे वी हैव जस्ट स्टार्टेड शौर्य. ये जो ऊपर का जो आपका यहाँ पे पार्ट है दैट पार्ट ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय प्लाज्मा. जो ऊपर का जो पोर्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है दिस पोर्शन ओवर हियर इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज माय प्लाज्मा. आपको याद रखना. अब ये आपको कैसे दिख रहा है, मतलब बेसिकली अगर आप ब्लड अगर अपना बाहर निकालते हो तो आपको ये सब दिखेगा नहीं. तो आप ये कैसे देख पा रहे हो? सो बेसिकली करा क्या जाता है कि आप जब ब्लड को बाहर निकालते हो उसके बाद एक मशीन होती है जिसे हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूज मशीन. उसके अंदर से रोटेट कराया जाता है. सो जब भी अगर मैं आपको बोलूँ कि लेट्स से आई टेल शौर्य की शौर्य मुझे प्लाज्मा अलग करना है, तो शौर्य क्या करेगा, वो ब्लड सैंपल को लेके आएगा, उसे फिर सेंट्रीफ्यूज मशीन में डालेगा और वो रोटेट करती है. सो रोटेट करने के बाद व्हाट विल हैपन, आपके जो फॉर्म्ड एलिमेंट आपके यहाँ पे होते हैं वो सारे आपके यहाँ पे नीचे इकट्ठा हो जाएंगे और जो आपका जो प्लाज्मा यहाँ पे होता है दैट विल बी एट द अपर एरिया. अपर सबस्ट्रेट के अंदर आपका प्लाज्मा आपको मिल जाएगा आपके यहाँ पे. सो अपर पार्ट को हम बोलते हैं यहाँ पे सुपरनेटेंट. सो प्लाज्मा आपको मिलेगा ऊपर ऊपर वाले एरिया के अंदर. अच्छा मेरी आवाज क्लियर नहीं है क्या, बता दो. आवाज कट रही है तो बता दो जल्दी से. क्लियर है सर. ठीक है राइट. दिस इज माय कॉलेज में सुपरनेटेंट आपका यहाँ पे. बताइए रम, बताइए, बोलिए. सर प्लाज्मा में 90% वाटर होता है. तो प्लाज्मा हाँ तो जी. ब्लड में होता है ना, तो ब्लड में वाटर भी होता है. हाँ जी, yes. So blood will have water. So it's not like blood only have RBCs, right? It has blood will have number of things. RBC, WC, then plasma, and plasma itself will have water. तो ये जो आप अलग कर रहे हो अपना यहाँ पे, ये जो अलग आपने प्लाज्मा किया इसके अंदर ही आपको आपका पानी मिलेगा 90% एंड यू विल हैव सम 10% प्रोटीन एंड मिनरल साइंस आपको यहाँ पे मिलते हैं देखने के लिए. ठीक है, तो ये जो ऊपर हमने यहाँ पे जो सेपरेट किया हुआ है प्लाज्मा को, ये जो ऊपर वाला जो एरिया होता है ना, ये ऊपर जो आपका निकल के जो आपके यहाँ पे आ चुका है दैट इज माय सुपरनेटेंट. इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ सुपरनेटेंट. ओके, नाउ प्लाज्मा आपको यहाँ पे दिख पा रहा है. सो आई द रीजन ऑफ शोइंग यू पिक्चर कि प्लाज्मा ऐसा दिखता है, राइट? प्लाज्मा ऐसा दिख रहा है. देखो इसमें कोई ब्लड सेल नहीं है. अब इसके अंदर क्योंकि ब्लड सेल नहीं है तो इसका कोई कलर आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा. इट डजंट हैव अ रेडिश कलरेशन जो आपको नीचे मिल रहा है, जो नीचे रेड कलर मिल रहा है दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द आरबीसी बेसिकली. बट प्लाज्मा का आपको यहाँ पे देखा जाए तो कोई यहाँ पे कलर आपको नहीं मिलता. इट इज वेरी मच लाइक ए ट्रांसपेरेंट काइंड ऑफ फ्लूइड. ओके, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि ये तो मेरा प्लाज्मा है. आपको यहाँ पे प्लाज्मा में आपको क्या क्या मिलेगा देखने के लिए, दैट इज समथिंग वी हैव टू लुक इनटू. इसके अंदर आपको क्या क्या चीजें मिलती है, बिकॉज इसमें जो आपको मिलता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए. ठीक है, तो देखो अभी हम यहाँ पे क्या देखा, वी हैव सीन वी हैव अ ब्लड. ब्लड के आपके दो पार्ट्स आपके यहाँ पे, प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट. फॉर्म्ड एलिमेंट इज अराउंड 45%, प्लाज्मा आपका यहाँ पे होगा अराउंड 55%. फॉर्म्ड एलिमेंट में यू विल हैव आरबीसी डब्ल्यूसी प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा विल बी हैविंग 90% वाटर एंड 10% प्रोटीन एंड मिनरल आयंस आपको यहाँ पे मिलेंगे देखने के लिए. नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि बेसिकली आपके प्लाज्मा के अंदर आपको यहाँ पे क्या क्या चीजें मिलती है देखने के लिए. सो इसको हम यहाँ पे समझते हैं. सो जब मैं बात कर रहा हूँ प्लाज्मा की, सो हमने इतना तो बोल लिया कि हाँ जी उसमें आपका होता है 90% वाटर और 10% प्रोटीन है और मिनरल्स है. लेट्स टॉक अबाउट द प्रोटीन्स. यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे आपके जो प्रोटीन्स यहाँ पे वो कौन से प्रोटीन्स और वो कर क्या रहे हैं, तो उसको हम यहाँ पे देखते हैं. तो जब मैं प्लाज्मा की यहाँ पे बात करूंगा तो प्लाज्मा के अंदर आपको मिलेंगे यहाँ पे कुछ प्रोटीन्स लाइक यू विल हैव समथिंग लाइक योर फाइब्रिनोजन. तो ये प्रोटीन्स के नाम आपको याद रखने पड़ेंगे. एक फाइब्रिनोजन नाम का आपको यहाँ पे प्रोटीन मिलेगा. देन आपको एक नाम आपको मिलेगा यहाँ पे दैट इज कॉल्ड एज माय एल्ब्यूमिन. That is the second name you will get, and the third name is going to be your
ग्लोबुलिन। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, अगर ये चीज अगर आप समझ जाते हो, अगली 2 स्लाइड अगर आप अच्छे से समझ जाते हो ना, दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू अपने 12th ग्रेड के अंदर भी। तो अगले 2 स्लाइड की तरफ थोड़ा सा ध्यान देना। सो आपके 3 टाइप के प्रोटीन आपके यहाँ पे मिल जाए प्लाज्मा के अंदर, फाइब्रिनोजन, एल्बुमिन एंड ग्लोबुलिन आपके यहाँ पे। हर एक का यहाँ पे हम काम देखते हैं। वी कैन स्टार्ट विद द ग्लोबुलिन आपके यहाँ पे। ग्लोबुलिन जो आपके यहाँ पे प्रोटीन है ना, इसका काम होता है डिफेंस प्रोवाइड करना। इसका काम होता है आपके यहाँ पे डिफेंस प्रोवाइड करना बाहर के पैथोजन से। आपके बाहर के बॉडी में से जो भी आपके बॉडी में कोई बैक्टीरिया आ रहा है, वायरस आ रहा है, फंगाई आ रहा है, तो उससे बचाने के लिए आपका ग्लोबुलिन आपके यहाँ पे मदद करता है। सो इट विल हैव रोल ऑफ डिफेंस। इट विल हैव रोल ऑफ डिफेंस। ठीक है, तो डिफेंस का रोल यहाँ पे आपका होगा आपके यहाँ पे ग्लोबुलिन का। अब ग्लोबुलिन का एक्चुअली में रियल नाम क्या होता है इनका, अगर आप, इनका शॉर्ट नाम है इनका, अगर आप पूछोगे ना कि इसका बड़ा नाम क्या होता है, इसका रियल नेम क्या होता है, उसका रियल नेम आपके यहाँ पे होता है इम्यूनोग्लोबुलिन। इम्यूनोग्लोबुलिन। सो इम्यूनोग्लोबुलिन इज द रियल नेम ऑफ माई ग्लोबुलिन। इम्यूनोग्लोबुलिन मेरा यहाँ पे रियल नाम आ जाता है मेरे यहाँ पे ग्लोबुलिन का। तो ये बात आप यहाँ पे याद रखना। अब इम्यूनोग्लोबुलिन जो इसका यहाँ पे रियल नाम है, इसका जो ओरिजिनल नाम है, इसका एक और नाम होता है जो नाम आप सबने यहाँ पे सुना होगा, एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज माई एंटीबॉडीज। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज योर एंटीबॉडीज। इनको भी वन बोलते हैं यहाँ पे एज एंटीबॉडीज। ठीक है, तो यार रखना ग्लोबुलिन आर कॉल्ड एज इम्यूनोग्लोबुलिन। और इनका एक और आप कॉमन नाम, ये नाम से आप लोग वाकिफ होंगे, क्योंकि जब कोविड हुआ था लोगों को, पीपल यूज्ड टू डिस्कस मेनी थिंग्स अबाउट एंटीबॉडीज नहीं है, बढ़ चुकी है, कम हो चुकी है, राइट। सो दैट इज व्हाट यू कॉल देम एज एंटीबॉडीज यहाँ पे। अब आपको यहाँ पे याद क्या रखना है, अब आप यहाँ पे रिलेट कर पाओगे, क्योंकि एंटीबॉडीज का काम क्या होता है, अपने वो आपको बचाती है। कोई अगर बाहर से बैक्टीरिया, फंगस आता है, कुछ भी आता है आपके बॉडी के अंदर, फॉरेन पैथोजन, तो आपकी एंटीबॉडीज का काम होता है आपको करना है यहाँ पे प्रोटेक्ट। ये बात आपने सुनी है या आप जानते हो। सो याद रखना, ग्लोबुलिन जो होते हैं, दे आर नथिंग बट माई इम्यूनोग्लोबुलिन विच इज नथिंग बट माई एंटीबॉडीज। अब बात यहाँ पे ये आती है कि आपका जो इम्यूनोग्लोबुलिन है ना, इसके कुछ टाइप्स होते हैं, या ग्लोबुलिन के आपको कुछ टाइप्स आपको मिलेंगे यहाँ पे देखने के लिए। सो लेट्स राइट डाउन द टाइप्स। यहाँ पे इनके टाइप्स यहाँ पे क्या आएंगे, उनको हम यहाँ पे देख लेते हैं। सो जब मैं ग्लोबुलिन की बात करता हूँ, सो इसके अंदर आपको 5 टाइप्स आपको मिल जाएंगे यहाँ पे देखने के लिए। यू विल हैव समथिंग कॉल्ड एज माई IgG। IG स्टैंड फॉर माई इम्यूनोग्लोबुलिन। IG स्टैंड फॉर, अब आप जानते हो IG का मतलब यहाँ पे क्या होगा, इम्यूनोग्लोबुलिन। IgG एक आपका यहाँ पे नाम आता है। देन यू हैव IgA and you have your IgE, IgM and IgD। याद रखना GAE-MD, ये है आपके यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ माई इम्यूनोग्लोबुलिन, IgG, A, E, M and D। ठीक है, अगर मैं अभी के अभी अगर आपके ब्लड में से प्लाज्मा निकालता हूं, अगर मैं उसमें देखता हूं कि कौन सी इनमें से सबसे ज्यादा मुझे एंटीबॉडी मिलेगी, देन आपका आंसर यहाँ पे होगा IgG। IgG इज द मोस्ट एबंडेंट इम्यूनोग्लोबुलिन इनसाइड द ब्लड। ये आपके सबसे ज्यादा होता है, रखना IgG इज गोइंग टू द हाईएस्ट इन द ब्लड। तो ये एक बात आपको यहाँ पे रखनी है। सो लेट मी टेल यू दिस थिंग ओवर हियर, कि अगर आप याद रखोगे ना, सो दिस इज समथिंग यू हैव टू नो, दैट IgG इज द मोस्ट एबंडेंट। IgG is most abundant in the blood। ये आपकी बॉडी में बस घूम रही होती है, और अगर इनको कोई फॉरेन पैथोजन दिखता है तो उसको मारना चालू कर देते हैं। दैट द मोस्ट एबंडेंट, राइट। अब IgG के बारे में आप एक और बात याद रखना, और ये हमेशा याद रखना, आपने ये बात पढ़ी होगी बचपन में कि ड्यूरिंग योर रिप्रोडक्शन IgM नहीं बेटा, IG यू जस्ट हैव टू नो IG स्टैंड फॉर इम्यूनोग्लोबुलिन। M तो आपका सिर्फ उसे नाम दिया गया वहां पे, ठीक है। जस्ट हैव टू नो द IG स्टैंड फॉर व्हाट, दैट स्टैंड फॉर माय इम्यूनोग्लोबुलिन आपके यहाँ पे। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। IG सबसे ज्यादा आपके ब्लड के अंदर आपको मिलेगी अभी। इसके अलावा इसका आप एक और रोल याद रखना, दिस इज वन रोल यू हैव टू नो अबाउट द IG। आपका ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी ऑफ द मदर व्हाट विल हैपन, कि मदर के साइड से फीटल के साइड पे कुछ एंटीबॉडीज आप सेंड करते हो, जिनका काम होता है बेबी को प्रोटेक्ट करना। देयर आर सम एंटीबॉडीज व्हिच यू गेट फ्रॉम द मदर साइड टुवर्ड्स द बेबी साइड, सो दैट दे कैन प्रोटेक्ट द बेबी। दोज एंटीबॉडीज आर माय IgG। Those antibodies are called my IgG। So याद रखना, they are sent towards the fetus। They are sent towards
टुवर्ड्स फीटस, फीटस मतलब जो बेबी डेवलप कर रहा होता है मदर की बॉडी के अंदर, फ्रॉम मैटरनल साइड, मैटर मतलब मदर के साइड से, मैटरनल साइड। सो मदर के साइड से जो एंटीबॉडीज ट्रेवल करके जाती है फीटस के पास ताकि उसे वहां पे प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सके, उसको हम बोलते हैं वहां पे एज आईजीजी। तो ये बात आपको याद रखनी है, दैट आईजीजी इज द वन जो आपका ट्रेवल करके जाएगा मदर फीटस के साइड में, उससे वहां पे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। दैट इज व्हाट आईजीजी इज नोन फॉर। ये आपकी मोस्ट एबंडेंट आपकी होती है एंटीबॉडीज, द मोस्ट एबंडेंट यू विल फाइंड इन द ब्लड स्ट्रीम, सबसे ज्यादा आपको ये मिलती है, ठीक है। देन दो दूसरी आपको याद रखनी है, दैट इज योर आईजीए। आईजी जो आपकी यहाँ पे इसका एक स्पेसिफिक रोल आपको याद रखना है। ये एंटीबॉडी मिलती है मदर्स मिल्क के अंदर। सो बेसिकली राइट आफ्टर द बर्थ ऑफ द चाइल्ड द नर्सिंग ऑफ द बेबी इज डन बाय ब्रेस्ट फीडिंग, राइट। सो ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग जो मिल्क के अंदर जो एंटीबॉडीज होती है दैट्स माय आईजीए। सो आईजीए इज सीन इन द क्लोस्ट्रम। क्लोस्ट्रम इज द milk which you find during the breastfeeding, ठीक है। सो याद रखना दिस इज द एंटीबॉडी विच विल गो इनटू द ऑफस्प्रिंग्स और आई वुड से न्यूली बॉर्न बेबी के अंदर ये जो जाती है। तो न्यूली बॉर्न बेबी रिसीव करता है ये एंटीबॉडीज, रिसीव करते दिस एंटीबॉडीज, दे रिसीव दिस एंटीबॉडीज during breastfeeding, during breastfeeding। ये बात याद रखना कि आईजीए जो आपकी होती है वो मदर से बेबी के अंदर जाती है ड्यूरिंग द ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान, बिकॉज द मिल्क विल हैव दिस काइंड ऑफ एंटीबॉडीज। तो आईजीजी और आईजीए यहाँ पे याद रखना कि इनका कहाँ से कहाँ जा रही है, लाइक हाउ व्हाट काइंड ऑफ रोल दे हैव, क्योंकि आपके सामने फ्यूचर में भी आपके सामने ये बात वापस से आएगी, राइट। एंड देन द थर्ड वन, पांचों के आपको रूल याद देते हैं, आपको सिर्फ 3 के रूल याद रखने हैं। एंड देन यू हैव द थर्ड वन, थर्ड वाली जो मेरी यहाँ पे है दैट इज माय आईजीई। आईजीई होता है इट विल बी वेरी एक्टिव ड्यूरिंग द एलर्जिक रिएक्शन, दे आर एक्टिव ड्यूरिंग एलर्जिक रिएक्शन। जब भी किसी को भी एलर्जिक रिएक्शन होता है वो टाइम पे सबसे ज्यादा एक्टिव आपकी होंगी यहाँ पे आपके आईजीई। समवन पीपल हैव क्वेश्चन। सोनाक्षी, आसमा बताइए क्या सवाल है आपका यहाँ पे? सर आईजीए एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ, आईजीए में आपका क्या हो रहा है कि देखो बेटा, राइट आफ्टर द बर्थ ऑफ द चाइल्ड ना मदर ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू बेबी को लाइक नरिश करते हैं। सो ड्यूरिंग द ब्रेस्ट फीडिंग द मिल्क प्रेजेंट इन द ब्रेस्ट ड्यूरिंग द ब्रेस्ट फीडिंग, उसको हम कहते हैं यहाँ पे क्लोस्ट्रम, दैट्स द नेम ऑफ द मिल्क वहां पे। और वो क्लोस्ट्रम के अंदर यू विल हैव दिस एंटीबॉडी। सो यूजिंग दिस एंटीबॉडी ड्यूरिंग द ब्रेस्ट फीडिंग, ये एंटीबॉडीज ट्रेवल करती है न्यूली बॉर्न बेबी के बॉडी के अंदर, लाइक दैट्स हाउ दे विल बी रिसीविंग दिस काइंड ऑफ एंटीबॉडीज। तो ये आपको याद रखना है इसके अंदर। सो आईजीए इज द वन जो मिलती है क्लोस्ट्रम के अंदर, दैट्स अ मदर्स मिल्क एंड दिस इज समथिंग विल बी डन राइट आफ्टर द बर्थ ऑफ द चाइल्ड, ठीक है। तो ये हो गया आपका यहाँ पे आईजीए, राइट। बताइए रम, बताइए क्या सवाल है आपका? सर यही 3 मेन है, बाकी 2 मेन नहीं है। पहले सुन तो लो। सो यू विल हैव दिस आईजीई यहाँ पे एक्टिव ड्यूरिंग द एलर्जिक रिएक्शन, आपके यहाँ पे दे आर गोइंग टू बी एक्टिव ड्यूरिंग द एलर्जिक रिएक्शन, ठीक है। तो ये आपको रखना है कि अगर आपकी बॉडी में कोई भी एलर्जिक रिएक्शन अगर आपका बॉडी में होता है तो ये आपके दौड़ दौड़ के आएंगे एंड दे विल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम दोस काइंड ऑफ रिएक्शन। बताइए रूपंजल, बताइए क्या सवाल है आपका, बोलिए। पंजिल आपका हैंड रेज है, बताइए। ठीक है, देन तो ये मेरी होगी मेरे यहाँ पे 3 टाइप की यहाँ पे इम्यूनोग्लोबुलिन मेरे यहाँ पे तीनों बन जाते हैं एंड दीज आर द 3 रूल्स, दीज आर 3 थिंग्स यू हैव टू नो इन देम। देन यू हैव योर आईजीएम एंड आईजीडी यहाँ पे। अब इसके रोल अभी हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, इसके रोल अभी आपको यहाँ पे समझ नहीं आएंगे। आईजीएम विल हैव अ रोल इन माय प्राइमरी रिस्पांस, लेकिन प्राइमरी रिस्पांस क्या होता है वो फ्यूचर में आप समझ पाओगे। एंड आईजीडी इज यूज्ड एज अ रिसेप्टर, तो इसलिए इन दोनों के रोल को अगर आप अभी याद नहीं रखते तब भी चलेगा, ये एग्जाम में भी कभी नहीं आएगा। बट यू शुड नो दैट आईजीजी, आईजीए और मेरा आईजीई यहाँ पे क्या कर रहा है, दैट शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये मेरे कौन से एंटीबॉडीज हैं, इनका जनरली रोल इनका यहाँ पे क्या होता है, दैट्स व्हाट यू हैव टू नो इन दिस। सो दीज आर माय 5 डिफरेंट टाइप ऑफ माय इम्यूनोग्लोबुलिन। और याद रखना इनके वजह से आपकी बॉडी अपने आप को बचा पाती है अगर कोई बाहर से पैथोजन आता है तो। दैट इज हाउ यू विल फाइंड द बॉडी विल बी एबल टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ, राइट। तो ये चीज आपको यहाँ पे रखनी है याद। तो पहले तो ये बताओ, क्या इतनी बातें आपको यहाँ पे सबको समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस एंड दिस स्लाइड, ठीक है। तो इसमें अगर कोई चीज समझ नहीं आ रही देन पूछ लो।
there's something you don't understand, then please let me know. चलो, तो ये हमने यहाँ पे देख लिया. So these are my immunoglobulins and that's what they do. याद रखना, अगली बार आपके सामने immunoglobulin टर्म आए तो याद रखना they are nothing but my antibodies. ये कुछ नहीं है, मेरी एंटीबॉडीज है. अगर आप थोड़ा और इसको जानना चाहते हो ना, तो थोड़ा सा और यहाँ पे एक चीज आप यहाँ पे याद रख लो, that antibodies looked Y shaped की होती है एंटीबॉडीज. एंटीबॉडीज जो आपकी यहाँ पे होंगी वो आपकी वाई शेप की होती है. स्ट्रक्चर आप फ्यूचर में सीखोगे इसका, अभी नहीं, बट दे लुक समथिंग लाइक दिस. ऐसी दिखती है आपकी एंटीबॉडीज जनरली. That's how they will look like. चलिए, now let's talk about some other proteins यहाँ पे. इरम बताइए क्या सवाल है आपका? सर IgG एक बार फिर से बता दीजिए. IgG इज द वन जो सबसे एबंडेंट होती है, पहली चीज आपके ब्लड के अंदर. और ये एक और ऐसी एंटीबॉडी है जो आपके ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी मदर से फीटस के साइड पे ट्रेवल करती है वाया प्लेसेंटा. सो मदर और फीटस जो होता है वो कनेक्टेड होता है वाया प्लेसेंटा. ठीक है, तो प्लेसेंटा का जो कनेक्शन होता है उसके थ्रू ट्रेवल करके फीटस के साइड पे जाती है, बेबी के साइड पे जाती है जो डेवलप कर रहा होता है, ताकि उसे वहां पे वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सके. सो दे आर एक्चुअली हेल्पफुल ड्यूरिंग द अर्ली डेवलपमेंट ऑफ द बेबी. ठीक है, तो ये वहां पर ट्रेवल करके जाती है. सो मदर टू फीटस वाया प्लेसेंटा IgG जा रही है, और मदर टू न्यूली बॉर्न ऑफस्प्रिंग वाया ब्रेस्ट फीडिंग आपका IgA जा रहा है. ये आपको याद रखना है. और IG तो आपका हमेशा इन्वॉल्व होता है ड्यूरिंग द एलर्जिक रिएक्शन. ठीक है, ऑलराइट. नाउ लेट्स कम बैक ओवर हियर. सो नाउ यू हैव योर, ये तो हमारा हो गया ग्लोबुलिन आपके यहाँ पे हो गया. सो आपको पता चल गया कि यार ये तो मेरा इम्यून सिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, इसकी वजह से आपको स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स आपके यहाँ पे जनरेट होता है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट माय फाइब्रिनोजन एंड एल्ब्यूमिन. अब फाइब्रिनोजन जो आपका होता है इसको हम बोलते हैं यहाँ पे क्लॉटिंग फैक्टर. दिस इज कॉल्ड एज माय क्लॉटिंग फैक्टर. बेसिकली जब आपको कट लगता है, समझो आप अपने फ्रेंड के साथ खेल रहे हो और ऐसे आपने घुसा दिया चाकू थोड़ा सा फ्रेंड के अंदर पर्पसली, सो यू विल स्टार्ट ब्लीडिंग ओवर देयर, राइट. अगर थोड़ा सा कटे देन व्हाट विल हैपन, आफ्टर सम टाइम व्हाट विल हैपन, द ब्लड विल स्टॉप ओजिंग आउट. आपका खून वहां से निकलना बंद कर जाएगा एक टाइम के बाद. सो दैट हैपेंस बिकॉज ऑफ वन ऑफ द क्लॉटिंग फैक्टर, दैट्स माय फाइब्रिनोजन. सो फाइब्रिनोजन आपके यहाँ पे मदद करता है आपका ब्लड को ooze आउट होने से रोकने के. सो ब्लड कोएगुलेशन में आपकी मदद करता है. सो जब मैं कह रहा हूँ इट्स अ क्लॉटिंग फैक्टर, याद रखना इट हेल्प्स इन ब्लड कोएगुलेशन. It helps in blood coagulation. Blood coagulation मतलब कि अगर आपको थोड़ा सा कट लग गया तो एक टाइम के बाद वहां से ब्लड निकलना बंद हो जाता है. वो क्यों हो पा रहा है? बिकॉज ऑफ वन ऑफ द क्लॉटिंग फैक्टर यहाँ पे जो काम कर रहा होता है. अब आप बोलोगे कि सर वो तो प्लेटलेट भी कर रहे होते हैं, तो यस, प्लेटलेट भी इन्वॉल्व होते हैं और ये भी यहाँ पर आपका यहाँ पे इन्वॉल्व होता है. सो इट ऑल्सो हेल्प्स इन माई ब्लड कोएगुलेशन अलॉन्ग विद द प्लेटलेट्स. ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है. बताइए रम, बोलिए. सर अगर किसी के हाथ वगैरह में कट लगता है तो उससे बोलते हैं कि सिर के ऊपर हाथ रखना चाहिए. ऑलराइट, ठीक है. Hardly makes any sense right now, but yeah, that is the quantified it does. इससे ब्लड भी रुक जाता है, पर अगर सिर में चोट लगी हो तो तो किसी और के सर पे हाथ रखना चाहिए. हम जस्ट फोकस ओवर हियर. देखो ये समझो यहाँ पे, दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट, राइट. यू विल फाइंड नंबर ऑफ थिंग्स कमिंग बेस्ड ऑन दिस, सो प्लीज रादर फोकस ऑन दिस एंड आस्क योर आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आराम से सुकून से बाद में क्लास के बाद. तो यार दिस हेल्प्स इन ब्लड कोएगुलेशन में आपको यहाँ पे मदद करता है. And that's your fibrinogen is going to be doing over here. Then you have the albumin. अब albumin जो आपको होता है, ये आपने नाम सुना होगा, ये अंडे में भी आपको मिलता है. If any one of you eats eggs, and what will happen? egg के अंदर आपका क्या होता है? You'll have a yolk, and the white part is actually going to be the albumin वहाँ पे, right? ये osmotic balance को maintain करता है. So this is known to maintain the osmotic balance. So albumin जो आपके यहाँ पे होगा, let me mention albumin somewhere over here. So albumin maintain the osmotic balance in the blood. So albumin जो आपके यहाँ पे होगा, that will maintain the osmotic balance. ऑस्मोटिक बैलेंस मतलब कि अपने आयंस का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे मेंटेन करता है. कितना होगा सोडियम, कितना होगा पोटेशियम, इस चीज को मेंटेन करने में हेल्प करता है आपके यहाँ पे एल्ब्यूमिन. सो एल्ब्यूमिन इज गोइंग टू मेंटेन द ऑस्मोटिक बैलेंस आपके यहाँ पे. ऑस्मोटिक बैलेंस इन ब्लड मेंटेन्स.
इसका और कोई रोल नहीं है, बस इतना ही इसका यहाँ पे आपको रोल याद रखना है। सो ये मेरे यहाँ पे 3 प्रोटीन आपके यहाँ पे हो गए। एल्यूमिन आपके यहाँ पे ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन कर रहा है, बेसिकली आपके आयनिक कॉन्सेंट्रेशन को यहाँ पे आपका मेंटेन करेगा। वी हैव योर ग्लोबुलिन आपके यहाँ पे विच इज गोइंग टू प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल एज अ पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम। ये आपको डिफेंस प्रोवाइड करेगा आपके फॉरेन पैथोजन से। एंड देन यू हैव द फाइब्रिनोजन विच इज अ क्लॉटिंग फैक्टर। इसकी वजह से आपका ब्लड आपके यहाँ पे कोएगुलेट किया जाएगा अगर आपको थोड़ा सा कटवट लगता है तो। सो इतनी बात आपको यहाँ पे रखनी है याद। दिस इज द फर्स्ट थिंग यू हैव टू नो। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ब्लड इज अ स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू कंसिस्ट ऑफ फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट used by a complex organisms to transport nutrients, oxygen and waste material। ये काम होता है आपके यहाँ पे ब्लड का। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट, वेस्ट ट्रांसपोर्ट, ये सब आपके यहाँ पे ब्लड आपके यहाँ पे करके देगा। सो दिस इज व्हाट द ब्लड विल बी डूइंग ऑल द टाइम। सो या दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो इन दिस। तो इतनी बात हमने यहाँ पे देख ली। वी हैव अंडरस्टूड फ्यू थिंग्स अबाउट द प्लाज्मा एंड द व्हाट आर द प्रोटीन्स आई विल बी फाइंडिंग इन देम। अब हम एक काम करते हैं, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड वन मोर थिंग इन दिस। इसमें हम एक और चीज यहाँ पे समझते हैं। आपका जो प्लाज्मा होता है ना, अगर मैं प्लाज्मा में से मेरा क्लॉटिंग फैक्टर निकाल दूं, अगर मैं अपना प्लाज्मा में से इफ आई माइनस द क्लॉटिंग फैक्टर, प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर, तो आप उसे बोलोगे अपना वहां पे सीरम, राइट नैतिक। देन दैट विल बी कॉल्ड एज माय सीरम। अगर आप प्लाज्मा में से अगर आप क्लॉटिंग फैक्टर को निकाल देते हो देन आप उसे बोलोगे वहां पे एज अ सीरम। कभी आप नोटिस करना, अगर आपको कभी ब्लीडिंग हो रही होती है ना, इफ यू आर फाइंडिंग योरसेल्फ ब्लीडिंग ज्यादा, तो वो जब खून जमीन पे गिरता है ना तो जम जाता है, उसे ज्यादा टाइम लगता है, वो काफी जल्दी जम जाता है आपको वहां पे। सो दैट्स व्हाट हैपेंस विद द ब्लड। ओके, इट विल गेट कोएगुलेट वेरी क्विकली। लेकिन अगर आप क्लॉटिंग फैक्टर निकाल दो देन आपका ब्लड जमेगा नहीं, वो फ्लूइड स्टेट में आप वहां पे रहेगा। देन यू वोंट फाइंड द ब्लड गेटिंग कोएगुलेटेड ओवर देयर, राइट। सो प्लाज्मा विल बी, अगर उसमें से हम क्लॉटिंग फैक्टर निकाल, मतलब बेसिकली अगर मैं अपना फाइब्रिनोजन निकाल दूं, अगर प्लाज्मा में से अपना फाइब्रिनोजन अगर निकाल देता हूं देन उस फ्लूइड को मैं बोलूंगा यहाँ पे सीरम। तो ये बात याद रखना सब लोग। यहाँ पे आपसे कोई पूछे कि सीरम क्या होता है, तो सीरम के अंदर प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर, मतलब उसके अंदर आपका कोई क्लॉटिंग फैक्टर आपका पे नहीं है। सो प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर विल गिव यू द सीरम आपके यहाँ पे, जो आपका कोएगुलेट आपका पे नहीं होगा, राइट। अब जनरली होता क्या है ना, व्हाट यू गेट टू सी, राइट, दिस इज व्हाट यू नो अबाउट द ब्लड। जनरली होता यहाँ पे यह है कि आपका यू हैव योर ब्लड वेसल्स। अब आप कभी नोटिस करना कि आपका ब्लड अगर बाहर निकलने लगे देन वो जम जाता है। अगर आपका ब्लड बाहर निकल के आ रहा होता है आपकी फिंगर में से देन इट विल स्टार्ट कोएगुलेटिंग, बट वही ब्लड आपके ब्लड वेसल के अंदर आपका जम नहीं रहा होता। द सेम ब्लड इन द ब्लड वेसल इज नॉट कोएगुलेटिंग ओवर देयर। तो कोई बताएगा कि आपका ब्लड वेसल में जम क्यों नहीं रहा होता? सर क्योंकि उस टाइम वो वेसल्स में फ्लो कर रहा होता है। नॉट ओके। एनीवन एल्स? नैतिक इज सेइंग हिस्टामाइन। एनीवन एल्स? और कोई? सो दिस इज माय ब्लड वेसल, ठीक है। Can't hear you. Alright, so you have this blood vessel आपके यहाँ पे, and blood vessel में आपका blood जो flow कर रहा है वो आपका कभी coagulate नहीं होता। So now let's see why this doesn't happen. So आप अब सुनो मेरी बात ध्यान से। यहाँ पे आपका blood आपके यहाँ पे flow कर रहा होता है ना, ये आपका कभी जमता नहीं है। वो आपका इसलिए नहीं जमता बिकॉज आपके blood vessel के अंदर you have a presence of a heparin। आपके blood vessel के अंदर you have a presence of a heparin। So याद रखना, heparin is something there in the blood vessel। हेपारिन आपको मिलता है आपके ब्लड वेसल के अंदर, और जो हेपारिन आपको मिलेगा ब्लड वेसल के अंदर ये होता है आपके यहाँ पे एंटी कोएगुलेंट। इट इज योर एंटी कोएगुलेंट। हेपारिन क्या होता है? बता रहा हूँ, इट इज नथिंग बट अ प्रोटीन। इट इज नथिंग बट अ प्रोटीन विच इज गोइंग टू एंश्योर दैट कि आपका ब्लड आपका यहाँ पे कोएगुलेट ना करें, ब्लड आपके यहाँ पे जमे ना। तो आप ये मान लो कि आपकी जो ब्लड वेसल होती है उसके अंदर आपको मिलता है आपका यहाँ पे हेपारिन लगा हुआ। इन दैट यू विल हैव द ब्लड वेसल, इन द ब्लड वेसल यू हैव द हेपारिन। तो आपका यहाँ पे अगर आपको हेपारिन मिल जाए ना पूरे ब्लड वेसल के अंदर, देन व्हाट विल हैपन कि आपका ब्लड आपका कभी भी आपके यहाँ पे कोएगुलेट नहीं करेगा, मतलब जमेगा नहीं। कभी नहीं जमता ना, जब तक आपका ब्लड ब्लड वेसल के अंदर है तब तक नहीं जम रहा होता। जैसे ही बाहर आता है वो जम जाता है। जैसे आपको कट लगा देन इट विल कोएगुलेट। अब वो कोएगुलेट इसलिए हुआ बिकॉज हेपारिन वहां पे ही नहीं ना बाहर, ब्लड वेसल के बाहर यू डोंट हैव हेपारिन। सो एज सून एज द ब्लड कम्स आउट यू डोंट हैव समथिंग जो उसे फ्लूइड स्टेट में रखेगा। सो ये बात आपको याद रखनी है दैट हेपारिन इज समथिंग व्हिच इज वर्किंग एज एन एंटीकोएगुलेंट,
और इसके वजह से ही आपका ब्लड जो आपका यहाँ पे होता है वो आपका यहाँ पे जमता नहीं है. दैट्स व्हाई यू विल फाइंड द ब्लड विल रिमेन लाइक इन अ फ्लूइड स्टेट यहाँ पे आपका. ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है. दिस वन थिंग यू हैव टू नो, जो आपके ब्लड वेसल में आपको मिलते हैं, भूलना मत. इट्स नॉट हिस्टामाइन, इट्स नॉट समथिंग एल्स, इट्स नॉट यूसिनोफिल, इट इज नॉट हेपेरिन. कुछ हेपेरिन जैसा ही कंपोनेंट आपको इवन मिलता है आपके लीच के माउथ के अंदर. लीच आपने देखा ना, वो ब्लड सक करती है. इट विल अटैच इटसेल्फ विद द टू द बॉडी और वो ब्लड को Yes, सक करना sir. पे चालू करेगी. सर तो वो क्यों कर पाती है? बिकॉज इट हैज हेपेरिन इन इट्स माउथ. उसके माउथ के अंदर यू विल हैव दिस एंटीकोएगुलेंट और उसके जैसे वो ब्लड को सक कर पाती है और वो जमता नहीं है. सो दैट्स वन थिंग वील गेट टू सी. आप एक और चीज का ध्यान रखना, एक और चीज को याद रखना कि इवन जब आप ब्लड टेस्ट कराने के लिए जाते हो तो डॉक्टर क्या कहता है, जो वहां पे जो होता है द प्रैक्टिस करने वाला जो लैब असिस्टेंट जो आपका होगा, वो क्या करेगा, आपके ब्लड को कलेक्ट करेगा, उसे वो एक टेस्ट ट्यूब में डालेगा. टेस्ट ट्यूब या एक वेसल में वो डालेगा. तो जब आप ब्लड को एक वेसल में डालते हो, अगर आप एक टेस्ट ट्यूब में डाल रहे हो, तो अगर आपने टेस्ट ट्यूब में डायरेक्टली ब्लड को डाला तो वो जम जाएगा. अज्यूम दैट दिस इज माय टेस्ट ट्यूब. सो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, टेस्ट ट्यूब के अंदर आपको डालना पड़ेगा एंटीकोएगुलेंट. टेस्ट ट्यूब के अंदर आपको पहले डालना पड़ता है आपका एंटीकोएगुलेंट, आपको यहाँ पे डालना पड़ता है. सो यू हैव टू ऐड योर एंटीकोएगुलेंट इन द टेस्ट ट्यूब. उसकी आप पूरी लेयर लगानी पड़ती है. जब आप इसके अंदर डालते हो अपना एंटीकोएगुलेंट, उसके बाद आप यहाँ पे ब्लड को इकट्ठा कर सकते हो. और एल्स अगर आपने वहां पे एंटीकोएगुलेंट नहीं डाला होगा ना, तो ब्लड तो आपका जम जाएगा, कोई काम का ही नहीं रहेगा. आपने पेशेंट से ब्लड निकाला, आपका ब्लड जम गया, फिर आप क्या बोलोगे कि वापस निकालना है ब्लड, राइट? सो दैट इज व्हाई यू शुड नो दैट एंटीकोएगुलेंट इज बीन एडेड ऑन द टेस्ट ट्यूब. तब आप ब्लड को वहां पे डाल सकते हो, तब जाके आपका ब्लड फ्लूइड स्टेट में वहां पे रहेगा. ठीक है, तो ये बात सब लोग याद रखना कि ब्लड वेसल में आपका ब्लड जमता इसलिए नहीं है, इट विल स्टे इन द फ्लूइड स्टेट बिकॉज ऑफ द हेपेरिन. हेपेरिन इज माय एंटीकोएगुलेंट, ये जमने नहीं देता. तो ये बात आपको यहाँ पे रखनी है यार. दिस वन थिंग शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू. ठीक है, सो आई होप दिस इज समथिंग ये आपको यहाँ पे समझ आ रहा है. सो योर स्टोरी ऑफ प्लाज्मा इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपका प्लाज्मा क्या होता है, क्लॉटिंग फैक्टर क्या होता है, ये आपको समझ आ रहा है यहाँ पे आपका. And you have also understood that what is the role of my heparin in my blood vessel. It's very important. You should know that thing, right? अब इसको लेके अगर कोई सवाल या कोई चीज समझ नहीं आ रही, then पूछ लो. If you have any question based on this, then you can ask your questions, or else you can move ahead. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. So this is something we have done. Now let's do one thing. Let's start the story of my WBCs. क्या करते हैं, इतना तो हमने यहाँ पे देख लिया. These are the few things we have seen. यहाँ पे आप देख सकते हो. Straw colored viscous fluid serum is going to be your plasma minus my clotting factor is going to be the serum. यहाँ पे इस कलर का straw कलर का आपको ये fluid आपको यहाँ पे मिल जाएगा. Now let's do one thing. Let's start with my WBCs. जब भी मैं बात करता हूँ अपने WBCs के बारे में, whenever I will discuss about my white blood cells, इनका एक और नाम आपके यहाँ पे होता है आपका ल्यूकोसाइट्स. सर व्हाट इज मिनरल प्रेजेंट इन प्लाज्मा? Calcium, magnesium, right? These are the minerals I'll find in the plasma because calcium will have a very important role. I'll tell you, like every mineral will have an important role. Potassium, sodium, magnesium, calcium. मैं calcium का यहाँ पे importance बताऊंगा because it's important for you to understand. Calcium is one of the minerals which you find in the रुको, and please raise your hand to say something. Calcium will be present in your blood, will be present in your plasma. And calcium को लेके आप तीन बातें याद रखना. Calcium को लेके अभी हमेशा आने वाले सवाल के अंदर आप तीन बातें आप यहाँ पे रखना. लेट मी मेंशन दोस थ्री थिंग्स ओवर हियर, समवेयर ओवर हियर. या जब भी आप बात करते हो कैल्शियम को लेकर कि कैल्शियम का बॉडी में काम क्या होता है, सो कैल्शियम आयंस जो आपके होते हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, दे विल हैव थ्री रोल्स. पहला रोल, दे हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग. ब्लड क्लॉटिंग में ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करते हैं. दैट्स वन थिंग. सेकेंड थिंग, दे विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन माय मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन. मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन में इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल आपके यहाँ पे रोल प्ले करना है. विदाउट देम देयर विल बी नो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन. एंड द थर्ड थिंग इज गोइंग टू बी योर नर्व इंपल्स ट्रांसमिशन. आपके एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जो आपका जो नर्व इंपल्स ट्रांसमिट हो रहा है ना, अभी भी जो हो रहा है, वो करने के लिए कैल्शियम की जरूरत पड़ती है. सो थर्ड थिंग इज नर्व इंपल्स ट्रांसमिशन. ये तीन इंपॉर्टेंट रोल आपको यहाँ पे याद रखने इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम. कैल्शियम का लेवल आपके बॉडी में मेंटेन होना चाहिए. अगर वो नहीं हुआ ना, दिस इवेंट्स कैन गेट अफेक्टेड ओवर देयर.
सो ब्लड क्लॉटिंग में आपकी हेल्प कर रहा है यहाँ पे वो, इसके अगर ब्लड क्लॉटिंग आपको हो नहीं सकता, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड ऑल्सो नर्व इंपल्स ट्रांसमिशन करने के लिए आपको कैल्शियम यहाँ पे आपका चाहिए होता है। सो कैल्शियम इज गोइंग टू बी सुपर इंपॉर्टेंट इन द ब्लड, और ये 3 रोल आपको हमेशा मालूम होने चाहिए। मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन मतलब जब भी आप मसल अपने यहाँ पे यूज कर रहे हो, तो अगर आप बैठे भी हुए हो ना, जब भी आपने नेक की मसल, बैक की मसल यूज कर रहे हो, तो वो सब करने के लिए यू नीड कैल्शियम आयंस। अगर आप लिख भी रहे हो कुछ, इवन देन यू आर यूजिंग योर मसल्स टू मेक दैट हैपन, यू नीड योर कैल्शियम आयंस। आपने पता है देखा होगा स्पोर्ट्स एथलीट्स जो होते हैं, उनका एक ड्रिंक होता है गैटोरेट करके, एक ड्रिंक आता है जो शायद आपने देखा होगा, या गैटोरेट करके आपका एक ड्रिंक आता है। सो यू हैव स्पोर्ट्स ड्रिंक्स जो आपके जनरली आपको मिलते हैं ना देखने के लिए मार्केट के अंदर, दे विल हैव अ हाई अमाउंट ऑफ मिनरल्स, दे विल हैव हाई अमाउंट ऑफ, बिकॉज़ दिस मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन योर muscular ability and to make sure that the muscular contraction happens all the time. ठीक है, so you should know that these minerals are very important, even magnesium as well to an extent. ये काफी आपके important होते हैं to make sure that you have a right kind of muscular contraction and आप अपनी सारी एक्टिविटी आप वहां पे कर पा रहे हो. So याद रखना, this is what they will do, and this is one of the element I'll be finding in the your plasma along with magnesium, sodium and potassium ions. बताइए इरम क्या सवाल है आपका यहाँ पे? सर कैल्शियम तो बोन्स के लिए भी हेल्पफुल होता है। हाँ, वो बोन्स में वो इकट्ठा होता है, लेकिन आपको याद रखना है कि कैल्शियम का उसके अलावा जो आपके बॉडी के अंदर होता है, वो रोल स्पेसिफिक रोल आपका पे क्या होता है, बोन्स के अंदर हम इकट्ठा करते हैं कैल्शियम को, विच मेक्स द बोन स्ट्रॉन्ग, बट अलॉन्ग विद दैट व्हाट आर द अदर स्पेसिफिक रोल्स ऑफ कैल्शियम वहां पे? मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, नर्व इंपल्स ट्रांसमिशन एंड योर पर्टिकुलर ब्लड क्लॉटिंग, बिकॉज यहाँ पे आप बहुत स्पेसिफिक मेटाबॉलिक रोल की यहाँ पे बात कर रहे हो। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट माय स्क्रीन। अच्छा मेरी स्क्रीन ही दिख रही है यहाँ पे, क्या हो रहा है? दिख रही है, दिख रही क्या है दिख सर। रही है? रुपंजिल Visible है is सर। happening। हाँ ठीक है चलो, ओके साहिल, ओके चलो, लेट्स टॉक अबाउट डब्ल्यूबीसीज। यहाँ पे डब्ल्यूबीसी में एक बेसिक जनरल चीज यहाँ बताता हूँ। यू हैव योर ल्यूकोसाइट्स, हम यहाँ पे बोलते हैं, दिस इज समथिंग यू नो, राइट? दीज आर द सेल्स जो आपके बॉडी को करते हैं प्रोटेक्ट फ्रॉम द पैथोजेंस, दे आर द वन व्हिच विल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम द पैथोजेंस। इनका काम क्या होता है? समथिंग वी हैव बीन स्टडीइंग फ्रॉम द लोअर क्लासेस, दे प्रोटेक्ट अस फॉरेन बॉडी। तो कोई भी फॉरेन बॉडी अगर आपकी बॉडी में आने की कोशिश कर रही है, आ जाती है, उससे आपको बचाएंगे आपके यहाँ पे डब्ल्यूसी आके आपको बचाएंगे। सो दे आर द डिफेंस सेल्स इनसाइड योर बॉडी, राइट? इन सेल्स के बारे में जनरल फीचर्स हम बाद में देखेंगे, बिकॉज जनरल फीचर्स आर क्वाइट सिंपल कि सेल्स के अंदर आपको न्यूक्लियस मिलता है, इनका अमाउंट कुछ 10,000 से 15,000 होता है आपके यहाँ पे इनसाइड योर ब्लड पर क्यूबिक मिलीमीटर। नाउ लेट्स फोकस ऑन समथिंग एल्स। यहाँ पे हम थोड़ा कुछ अलग चीज यहाँ पे देखते हैं, इसके टाइप्स क्या होते हैं यहाँ पे। सो डब्ल्यूसी को आप यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड करते हो। यू हैव अग्रेन्युलोसाइट्स और दूसरी कैटेगरी जो मुझे यहाँ मिलेगी दैट इज कॉल्ड माय ग्रैन्युलोसाइट्स। ये 2 कैटेगरी में हम यहाँ पे इन्हें डिवाइड करते हो। ग्रैन्युलोसाइट्स में आपको क्या मिलेगा? दैट द सेल्स विल हैव सम ग्रैन्यूल्स, सेल्स के अंदर आपको कुछ ग्रैन्यूल्स मिलते हैं, एंड दैट इज व्हाई वी कॉल देम द ग्रैन्युलोसाइट्स। अग्रैन्युलोसाइट्स में आपको क्या मिलता है? दैट दे डोंट हैव द ग्रैन्यूल्स। आपके जो सेल्स होंगे उनके अंदर आपको क्या मिलेगा? लाइक फॉर एग्जांपल इफ दिस इज माय सेल, यहाँ पे सेल विल हैव द न्यूक्लियस, उसके साथ कुछ आपको बॉडीज वहां पे मिलती है। यू विल हैव सम साइटोप्लाज्म के अंदर आपको ऐसे वेसिकल्स आपको मिलेंगे आपके यहाँ पे, जिन्हें हम बोलते हैं यहाँ पे एज ग्रैन्यूल्स, वी कॉल देम एज अ ग्रैन्यूल्स। अब ये ग्रैन्यूल्स आपको दूसरे सेल में आपको यहाँ पे नहीं मिलते हैं। इन द अग्रैन्युलोसाइट्स यू डोंट हैव सच काइंड ऑफ ग्रैन्यूल्स। इन द अग्रैन्युलोसाइट्स आपको ऐसे ग्रैन्यूल्स आपको देखने के लिए आपको यहाँ पे नहीं मिलते, सो दे विल बी हैविंग नो ग्रैन्यूल्स। सो इसलिए हम उन्हें बोलते हैं वहां पे एज अग्रैन्युलोसाइट्स, विल हैव नो ग्रैन्यूल्स। अगेन दिस इज अ वेरी स्मॉल इंफॉर्मेशन जो आपको यहाँ पे ऐड रखनी है। अब इससे के बाद जो आएगा वो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो यू हैव दिस 2 कैटेगरीज, ग्रैन्युलोसाइट्स एंड अग्रैन्युलोसाइट्स। अब आपके ग्रैन्युलोसाइट्स में आपके कौन से सेल्स आपके यहाँ पे आते हैं? सो इन द ग्रैन्युलोसाइट्स यू विल हैव 3 काइंड ऑफ सेल्स आई विल फाइंड इन देम। यू हैव योर eosinophils, you will have your basophils, and you have your न्यूट्रोफिल। neutrophils.
ये 3 टाइप के सेल्स आपको आते हैं आपके ग्रेनुलोसाइट्स के अंदर। ऑन द अदर हैंड आपके ग्रेनुलोसाइट्स की जो हम यहाँ पे बात करते हैं, ओनली हैव 2 काइंड ऑफ सेल्स यहाँ पे। यू हैव लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स। these are the 2 cells I'll be finding in this. Now the questions comes कि चलो ये मेरे सारे सेल्स हैं, तो these are my all cells of my WBC, मेरे सेल्स आपको यहाँ पे सामने रखे हुए हैं। अगर आपसे कोई पूछता है कि इनमें से कौन सा सेल आपका होगा जिसका अमाउंट सबसे ज्यादा होगा, which of the cells are going to be highest in amount, the answer is by neutrophils. Neutrophils are the highest in your group of my WBCs. So सबसे ज्यादा जो आपको मिलते हैं ब्लड के अंदर, they are my neutrophils. So neutrophils will be in the highest amount. So they are in the highest amount. This is the information which is important for you. ठीक है। देन अगर आपसे कोई पूछा है कि इन सब में से सबसे लीस्ट कौन होता है, देन योर आंसर इज गोइंग टू बी माय बेसोफिल्स। बेसोफिल्स आर इन द लीस्ट अमाउंट, सबसे कम अमाउंट में जो आपको मिलेंगे आपके देखने के लिए आपके यहाँ पे, दे आर माय बेसोफिल्स। तो बोले तो ये बात याद रखना, सबसे ज्यादा आपके यहाँ पे कौन से और आप सबसे कम आपके यहाँ पे कौन से, दैट्स अ 2 थिंग्स यू हैव टू नो इन दिस, दैट्स अ फर्स्ट थिंग यू हैव टू नो, राइट। अब हम यहाँ पे देखिए कि इनका काम किस तरीके से होता है। नाउ वी ट्राई टू फोकस ऑन देयर वर्क राइट नाउ। अभी हम इनके न्यूक्लियस के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, दे हैव डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूक्लियस, बट वो हमारे लिए अभी रेलेवेंट है नहीं, सो दैट्स व्हाई वी कैन इग्नोर दैट थिंग, दैट विल नेवर बिकम अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, सो दैट्स व्हाई दैट इज नॉट समथिंग यू गेट टू हैव इन द नीट एग्जाम। तो उसको भी हम करेंगे यहाँ पे इग्नोर, एंड विल फोकस ऑन द रोल दे हैव, बिकॉज यू विल फाइंड क्वेश्चन कमिंग ऑन द रोल। नाउ जब हम यहाँ पे रोल्स की बात करते हैं, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो कि आपकी ये 5 सेल हैं, इओसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट। ये टोटल आपके 5 सेल है, 5 लाइक दोनों मिला के, कैटेगरी मिला के। सबसे ज्यादा आपका न्यूट्रोफिल है, लीस्ट आपका बेसोफिल। अब यहाँ पे 2 सेल होते हैं जिनका काम करने का तरीका काफी अलग होता है। सो यू हैव 2 सेल्स ओवर हियर, वन इज माय न्यूट्रोफिल्स and other is my monocyte. ये दोनों सेल आर नोन फॉर कैरिंग आउट पैगोसाइटोसिस। ये दोनों सेल कैसे काम करते हैं? बाय कैरिंग आउट पैगोसाइटोसिस। अब सवाल आता है कि यार फैगोसाइटोसिस मेरे यहाँ पे क्या होता है? तो फैगोसाइटोसिस करना मतलब यहाँ पे ये होगा कि फॉर एग्जांपल आप इमेजिन करो कि आपके बॉडी के अंदर कोई फॉरेन पैथोजन आपका आ गया, कोई अगर समझो आपका छोटा सा बैक्टीरिया आपके बॉडी के अंदर आपके यहाँ पे आ चुका है। तो पता है आपने बचपन में पढ़ा होगा या देखा होगा कैसे आपका अमीबा जाके खाता था अपने खाने को। इट यूज्ड टू मेक दैट सूडोपोडिया बना के वो आगे बढ़ बढ़ के जाता था और जाके फिर एंगल्फ करता था अपने वहां पे फॉरेन बॉडी या जो भी अपना खाने का मटेरियल होता था उसे वो जाके खा लेता था अमीबा। उसी तरीके से लोग काम करेंगे, उसी तरीके से न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट्स काम करते हैं। सो व्हाट दे डू, दे मूव फॉरवर्ड बाय मेकिंग द सूडोपोडिया। ये समझो मेरे यहाँ पे मोनोसाइट है, मेरा सेल यहाँ पे, ये से सूडोपोडिया बना के आगे जाएगा और अल्टीमेटली जाके क्या करेगा, इट विल एंगल्फ द, इसको जाके वो पूरा यहाँ पे आके एंगल्फ कर लेगा। दिस इज व्हाट इट विल डू। सो इट विल शो द अमोइबोइडल मूवमेंट, जैसे अमीबा मूव करते हैं ना वैसे ही आपके मूव करके जाके पूरा एंगल्फ कर लेते हैं अपने फॉरेन पार्टिकल को। सो दे विल गो आउट देयर, वो जो फॉरेन बॉडी जो आपका होगा उसे पूरा जाके वो लोग खा लेंगे। ये काम होता है मेरे यहाँ पे न्यूट्रोफिल्स का और मोनोसाइट्स का। सो याद रखना, मोनोसाइट्स और न्यूट्रोफिल्स विल शो माय फैगोसाइटोसिस, जहां पे आप क्या कर रहे हो, यू आर डायरेक्टली गोइंग एंड एंगल्फिंग द फॉरेन पार्टिकल। फैगोसाइटोसिस का मतलब ये होता है यू आर गोइंग टू एंगल्फ फॉरेन पार्टिकल। कोई भी फॉरेन पार्टिकल आपको वहां पे दिखा, उसको जाके आप वहां पे एंगल्फ कर लोगे और खत्म कर दोगे। दिस इज हाउ दे डू वर्क, राइट। You can write down your question separately. I'll get back to you. So engulf the foreign particles by simply going out there and eating them. That's what they do. अब आप इसमें एक और बात याद रखना कि ये दोनों का काम करने का तरीका कुछ ऐसा है। मोनोसाइट जो आपके यहाँ पे होता है, they convert into one type of cell. तो आप ऐसे मान लो कि समझो आपके बॉडी के अंदर बैक्टीरिया आ गया, आपने जाके बाहर पानीपुरी खाई और आपके बॉडी में बैक्टीरिया आ चुका है। तो जैसे ही आपके बॉडी में बैक्टीरिया आ गया और आपके इम्यून सिस्टम को पता चल गया कि यार बैक्टीरिया तो बाहर से अंदर आ चुका है, then what will happen? आपका इम्यून सिस्टम एक अलार्म रेस करता है, आपका इम्यून सिस्टम एक अलार्म रेस करता है ताकि सारे सेल्स को पता चल जाए कि बाहर से कोई आ चुका है। तो जैसे ही सारे सेल्स को पता चलता है ना कि बाहर से कोई आ चुका है, तो न्यूट्रोफिल्स अपना नंबर बढ़ाते हैं, दे स्टार्ट इंक्रीजिंग देयर नंबर, ताकि वो ढूंढ के आपके फॉरेन पार्टिकल को पकड़ के खा सके। ऑन द सेम टाइम व्हाट विल हैपन, आपके जितने भी मोनोसाइट्स होते हैं ना, दे विल कन्वर्ट इनटू समथिंग नोन एज माय मैक्रोफेजेस। दे विल कन्वर्ट इनटू समथिंग कॉल्ड एज योर मैक्रोफेजेस। मेरे जो मोनोसाइट्स आपके यहाँ पे होते हैं,
ये मेरे कन्वर्ट कर दिए जाते हैं मेरे यहाँ पे मैक्रोफेजेस के अंदर. सो मैक्रोफेजेस आर माय वन टाइप ऑफ सेल जो मोनोसाइट में से ही आपके बनते हैं. एंड वो वैसे ही होते हैं, अमीबा जैसे ही आपके होते हैं ये सेल्स. इन्होंने काम वही करना है. द रोल इज नॉट गोइंग टू चेंज. दे विल गो आउट देयर और वो जाके करेंगे अपने यहाँ पे फैगोसाइटोसिस. कोई भी फॉरेन पार्टिकल दिखा उसे जाके वो लोग खा लेंगे. तो ये बात आपको बहुत क्लियरली याद रखनी है कि मोनोसाइट में से ही आपका मैक्रोफेज बनता है, ये कोई अलग नहीं है. मोनोसाइट ही जो होते हैं दे विल ओनली कन्वर्ट इनटू मैक्रोफेजेस जब आपके बॉडी के अंदर कोई बाहर से आता है तो, ताकि वो जाके फिर अपना काम करना वहां पे चालू कर सके. सो ये दो सेल्स के बारे में याद रखना. अरे पल्लवी को स्क्रीन नहीं दिख रही क्या? सबको स्क्रीन दिख रही है, पल्लवी को नहीं दिख रही सिर्फ मेरी स्क्रीन यहाँ पे. तो दिख रही है. सर विजिबल है. लॉग आउट करके लॉग इन करो पल्लवी. आपकी आवाज नहीं आ रही है, नेटवर्क का इशू है अच्छा वाला आपके साइड से. So that is something you have to know in this. So this is how I'll find my neutrophils and monocytes will have the role. That is one thing should be very clear to you. आपसे पता है सवाल क्या पूछा जाएगा एग्जाम के अंदर कि कौन करता है phagocytosis? Which cells are known to carry out phagocytosis? The answer is going to be very clear. Neutrophils and monocytes. अगर monocyte लिखा नहीं हुआ then वहां पे लिखा होगा आपका macrophages. So that's something you should know. This is what they are going to be doing over there. This is how they are going to work. Now ask your question. बताइए हम क्या सवाल है आपका यहाँ पे? सर इनके फंक्शंस भी अमीबा से मिलते जुलते होते हैं. अमीबा की तरह ये आपका मूव करता है, अमीबा की तरह ये आपका एनगल्फ करता है. अमीबा एक इंडिपेंडेंट प्रोटोजोन है, ये आपके बॉडी के अंदर है. तो इनका काम करने का तरीका वैसे होता है जैसे अमीबा करता है. जैसे खाना अमीबा खाता है ना वैसे ही लोग खा रहे होते हैं. दैट्स द ओनली थिंग यू हैव टू नो. एंड दे आर अ पार्ट ऑफ माय इम्यून सिस्टम. तो ये हमारे लिए फायदेमंद होते हैं. दिस इज व्हाट माय दीस टू सेल्स विल बी डूइंग इन दिस. ठीक है. सो ये हमने यहाँ पे देख लिया. दीज आर टू सेल्स. नाउ लेट्स टॉक अबाउट माय अदर सेल्स. यहाँ पे बाकी सेल मेरे यहाँ पे क्या कर रहे होते हैं. Let's have a look at my eosinophils. So let's have a look at your eosinophils आपके यहाँ पे. So जब हम डिस्कस करते हैं हमारे पे eosinophils, ये आपके एक्टिव कब होते हैं? So these cells are active during the allergic reaction. एलर्जिक रिएक्शन के टाइम पे ये आपके होंगे यहाँ पे आपके एक्टिव. और सेकंड चीज आपके एक्टिव होती है जब आपके बॉडी में आपका होता है पैरासाइटिक इन्फेक्शन. तो ये दो चीज रखना. अगर आपके बॉडी में हो रहा है कोई आपका पैरासाइटिक इन्फेक्शन, समझो आपके बॉडी में प्लेनेरिया आ गया, समझो आपके बॉडी में लिवर फ्लू आ गया. सो पैरासाइटिक इन्फेक्शन के टाइम पे दे बिकम एक्टिव. सो आपको ये दो चीजें याद रखनी है. ड्यूरिंग द एलर्जिक रिएक्शन एंड ड्यूरिंग माय पैरासाइटिक इन्फेक्शन. ये दो टाइम होते हैं, ये दो कंडीशन होती है जब आपका eosinophil आपका काफी ज्यादा एक्टिव हो जाएगा एंड विल ट्राई टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम दोस काइंड ऑफ कंडीशन. राइट. उसके साथ वी हैव द नेक्स्ट वन दैट इज माय बेसोफिल. बेसोफिल जो आपके यहाँ पे होते हैं, बेसोफिल सेल्स व्हिच यू हैव ओवर हियर, ये सेल्स आपके कब एक्टिव होंगे? तो पहले आप याद रखना कि बेसोफिल सेल काफी चीजें रिलीज करते हैं. दे आर नोन टू सीक्रेट नंबर ऑफ थिंग्स. ये आपका सीक्रेट करता है आपका यहाँ पे समथिंग लाइक योर हिस्टामाइन्स, heparin and your serotonin. ये तीन चीजें इन्होंने यहाँ पे अपनी करनी है यहाँ पे रिलीज. हिस्टामाइन, सेरोटोनिन एंड योर हेपेरिन. अगर आपको याद हो तो लास्ट क्लास के अंदर हमने देखा था कि आपका हिस्टामाइन क्या कर रहा था. किसी को याद है? प्लीज रेज योर हैंड एंड टेल मी व्हाट जनरली हिस्टामाइन डज, और इसके बारे में हमने कहाँ पे पढ़ा था. सो प्लीज रेज योर हैंड टू आंसर दिस. बताइए साहिल, व्हाट डज हिस्टामाइन डू? सर एलर्जी कर रहा था, ये अस्थमा में हो रहा था. राइट. अस्थमा वाले टाइम पे आप कर रहा था. और तब वो कहाँ से आ रहा था, कौन से सेल में से आ रहा था साहिल? मास सेल्स. मास्ट सेल से वो आपके यहाँ पे आ रहा था. तो याद रखना मास्ट सेल के अलावा आपके बेसोफिल सेल भी आपके यहाँ पे हिस्टामाइन को रिलीज कर सकते हैं. एंड इफ यू प्रिसाइसली रिमेंबर दे आर नोन टू कॉज द इन्फ्लेमेशन. ये आपके जो होते हैं आपका इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं. इन्फ्लेमेशन इज समथिंग यू फाइंड हैपनिंग ड्यूरिंग माय अस्थमा, और वो आपका हिस्टामाइन के जैसे ही होता है. अगर आप थोड़ा याद करोगे तो मैंने आपको बताया था, अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो देन डॉक्टर विल गिव यू अ शॉट ऑफ एंटी हिस्टामाइन ताकि उसको कंट्रोल कर सके. सो यस, व्हेनेवर यू हैव अ इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, जब भी आपके बॉडी के अंदर यू विल हैव अ इन्फ्लेमेशन. तुष्टि बताइए क्या सवाल है आपका? तुष्टि आप रेज योर हैंड, टेल अस व्हाट इज योर क्वेश्चन. या गलती से हो गया? गलती से हो गया. सो जब भी आपके बॉडी में होता है इन्फ्लेमेशन वो टाइम पे, इरम आपका भी आई थिंक गलती से हुआ है. सो या ठीक है.
बेसोफिल सेल्स याद रखना, ड्यूरिंग द इन्फ्लेमेशन दे विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एंड दे विल रिलीज ऑल दिस कंटेंट लाइक हिस्टामाइन, सेरोटोनिन. सेरोटोनिन विल आल्सो हैव अ सेम काइंड ऑफ रोल. सेरोटोनिन का भी रोल वही होता है इन्फ्लेमेशन में, ये आपका साथ में काम करता है आपके हिस्टामाइन के साथ. दैट्स व्हाट दे विल डू. हेपेरिन तो आप जानते हो, हेपेरिन इज समवन हु इज गोइंग टू मेक द लाइक एंटी कोएगुलेंट कंडीशन आपको मेंटेन करता है, उसका रोल आप यहाँ पे जानते हो. बट बेसोफिल सेल विल हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग द इन्फ्लेमेशन. याद रखना कि दे विल आल्सो हैव सम काइंड ऑफ रोल इन द एलर्जिक रिएक्शन एज वेल. सो जब भी आपका एलर्जिक रिएक्शन होता है तो ये भी आपके इन्वॉल्व होते हैं. दे आर आल्सो इन्वॉल्व इन देम. तो दे आर आल्सो, जैसे यूसिनोफिल आपके यहाँ पे इन्वॉल्व, ये भी आपके यहाँ पे इन्वॉल्व हो सकता है. सो याद रखना व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स दे रिलीज, बिकॉज इसके ऊपर बेस्ड सवाल आपके यहाँ पे आ जाता है. ठीक है, बताइए राम, क्या सवाल आपका, बोलिए. अस्थमा में लोग कुछ इनहेल भी करते हैं, क्या इनहेल करते हैं तो उसके अस्थमा में? अटैक से बचने के लिए इनहेल करते हैं. ऑलराइट, ओके, लेट्स फोकस ऑन दिस राइट नाउ. अस्थमा में अगर आप कह रहे हो इनहेल करते हैं, दैट्स अ नेबुलाइजर वो लोग यूज करते हैं वहां पे, राइट. दे यूज द ब्रोंकोडायलेटर्स, जिससे आप ब्रोंकाई को डायलेट कर सकते हो. दैट्स व्हाट दे डू ड्यूरिंग द अस्थमा के अटैक के टाइम पे, वो उनके पास होता है जिसे वहां पे वो लोग यूज करते हैं. ठीक है, सो ईओसिनोफिल, बेसोफिल इज समथिंग शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू. तो ये हमने यहाँ पे इनके रोल्स यहाँ पे देख लिया, एंड बाकी सबके भी हमने यहाँ पे रोल्स देख लेते हैं. सो यहाँ पे ईओसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल्स हम जानते हो, इट विल डू द फैगोसाइटोसिस. लिम्फोसाइट थोड़ा हमें यहाँ पे देखना है. अब लिम्फोसाइट बहुत डिटेल में जाता है, इसको हम थोड़ा सुपरफिशियली हम यहाँ पे देख लेते हैं. लेट्स हैव लुक एट द लिम्फोसाइट्स थोड़ा सा ऊपर से. बट पहले मुझे ये बताओ कि यहाँ तक इन्फॉर्मेशन क्लियर आ रही है आप सबको यहाँ पे? इज दिस इन्फॉर्मेशन क्लियर टू ऑल ऑफ यू यहाँ तक? यस सर. Yes, sir. हाँ, इसमें अगर कोई चीज देन प्लीज पूछ लो. यू कैन आस्क मल्टीपल टाइम्स, बट द थिंग विच टेलिंग यू, उसमें से अगर कुछ समझ नहीं आ रहा देन पूछ लो, राइट. डोंट आस्क मी. हाँ, ओके, नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग इन दिस. सो ये हमने यहाँ पे इनके रूल्स यहाँ पे देख लिया. लेट मी ऐड दिस थिंग. These are the few things we have seen. So we have seen the WC के आपके यहाँ पे जो टाइप्स है वो हमने यहाँ पे देख लिया. Let's talk about my lymphocytes. अब lymphocytes की जब मैं बात करता हूँ ना, lymphocytes के अंदर आपके यहाँ पे दो टाइप्स आपके यहाँ पे आते हैं. Whenever I talk about my lymphocytes, so lymphocytes will have two categories. एक होती है आपके यहाँ पे जिसको हम कहते हैं यहाँ पे T cells. एक होते हैं आपके यहाँ पे जो हम कहते हैं यहाँ पे B cells. टी सेल्स एंड बी सेल्स, आपको दो कैटेगरी आपको मिलती है यहाँ पे देखने के लिए. टी सेल्स और बी सेल्स के अंदर भी अलग अलग कैटेगरीज आपको मिल जाती है वहां पे, बट वो यहाँ पे नहीं देखेंगे. दैट विल बी वे टू मच फॉर यू राइट नाउ. बट अभी याद रखना यू हैव टी सेल्स एंड बी सेल्स आपको याद रखना है, बट इसकी कैटेगरीज डिटेल में आप देखोगे 12th ग्रेड के अंदर, राइट. तो इतनी बात आप यहाँ पे याद रख लो. आप इसमें एक चीज यहाँ पे ऐड कर सकते हो कि आपका जो टी सेल्स और बी सेल्स होते हैं ना, इसमें आप ये देख सकते हो कि बी सेल्स के अंदर यू विल हैव समथिंग कॉल्ड एज योर मेमोरी सेल. You have something which is called as my plasma cells. ठीक है, सो बी सेल्स के अंदर you will have two kind of cells, plasma cell and the memory cell. ये वो प्लाज्मा से अलग है. ठीक है, ये जो प्लाज्मा सेल जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये करता क्या है? तो जब भी आपके सामने टर्म आएगा प्लाज्मा सेल और आपसे कोई पूछे कि ये करता क्या है, देन यू शुड टेल देम इट इज अ फैक्ट्री ऑफ माय एंटीबॉडीज. इट इज अ फैक्ट्री ऑफ माय एंटीबॉडीज. It is your factory of antibodies. अगर आपके बॉडी में आपको चाहिए बहुत सारी एंटीबॉडीज तो आपको ये बना के देंगे. If you want to have high amount of antibodies to be formed, then these plasma cell will come and will make a large amount of antibodies. That is what they will do, right? On the other hand, जो आपके memory cells आपके यहाँ पे होते हैं, इनका पता है काम क्या होता है? ये याद रखते हैं पैथोजन को. मेमोरी सेल का काम ये होता है, आप ये बात रिलेट कर पाओगे. कई बार आप नोटिस करना, काफी बीमारियां आपको लाइफ में सिर्फ एक ही बार होती, वापस नहीं होती. एंड द होल आइडिया ऑफ वैक्सीनेशन इज दैट ओनली, क्योंकि जब आपको वैक्सीन का शॉट दिया जाता है ना, प्लान ये होता है जब आपको वैक्सीनेशन का शॉट दिया जाता है कि आपकी बॉडी एक पैथोजन को याद कर ले, और जब वो पैथोजन रियल में आपके बॉडी में आएगा तो आपकी बॉडी उसे संभाल लेगी मतलब उसे वो खत्म कर देगी. दैट्स व्हाट दे विल डू. सो ये काम आपका किया जाता है. दिस इज व्हाट डन बाय मेमोरी सेल्स. सो मेमोरी सेल्स आर द वन व्हिच आर गोइंग टू मेमोराइज द पैथोजन. ये आपके पैथोजन को यहाँ पे मेमोराइज करेंगे एंड दे विल एंश्योर दैट कि अगर कोई बाहर से पैथोजन आपकी बॉडी में आया तो वो बॉडी उसको जान लेगी, पहचान लेगी और तुरंत एक स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स देगी, उसे वहां पे खत्म कर देगी. दैट इज व्हाट माय मेमोरी सेल्स आर बीन नोन फॉर. तो इतना याद रख लो यहाँ पे कि बी सेल्स विल हैव अ मेमोरी सेल एंड प्लाज्मा सेल. प्लाज्मा सेल विल मेक द एंटीबॉडीज
एंड मेमोरी सेल आपके मेमोराइज करता है आपके यहाँ पे पैथोजन को। इतनी बात आप यहाँ पे याद रखना। टी सेल्स के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, अभी आपको मैं इनके रोल्स नहीं बताऊंगा, बट इनके नाम से आप याद रख सकते हो। लाइक यू विल हैव अ टी हेल्पर सेल, and you have a T killer cell. सिर्फ नाम याद रख लो, अभी रूल्स नहीं याद रखने आपको यहाँ पे इसके, because it's too early for you to remember the rules. But these are my lymphocytes and they are very important to give me the immune response. अगर कोई बॉडी में आपका आ रहा है ना फॉरेन पैथोजन या बैक्टीरिया या इवन स्नेक बाइट का अगर वेनम आ रहा है, तो इन सब का बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपका रोल होता है। दे आर गोइंग टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर बॉडी, सो दैट्स व्हाट यू हैव टू नो इन दिस। तो ये हो गए मेरे यहाँ पे सारे टाइप्स। These are all the types of my WBC which you have to know. अब यहाँ पे एक और चीज यहाँ पे याद रखो आप कि जनरल ट्रेट्स आपके क्या होते हैं। ल्यूकोसाइट्स आर कॉल्ड एज माय WBCs, दे आर कलरलेस। नंबर कितना यहाँ पे आपका रहता है, 6 से 8,000 पर क्यूबिक मिलीमीटर इज द अमाउंट आई विल फाइंड इन द ब्लड इन द एडल्ट ह्यूमन बीइंग, राइट। न्यूक्लियस आपको देखने के लिए मिल जाएगा। लाइफ स्पैन आपका यहाँ पता है 3 to 4 days का ऑन एन एवरेज, दिस लाइफ स्पैन दे विल हैव। Majorly they'll have two types, a granulocytes and a granulocytes. ये दो टाइप्स आपको यहाँ पे याद रखने हैं। I would strongly recommend कि ये जो टाइप्स है इनके रूल्स आप यहाँ पे याद रखें कि इनके रूल्स यहाँ पे क्या होता है। अच्छा, अब मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा, इसको भी आप रिलेट कर पाओगे। आपने पता है एक बीमारी सुनी होगी which is called as my बेटा अगर स्क्रीन नहीं दिख रही, I would strongly recommend कि एक बार लॉग आउट करके लॉग इन करो, that generally fixes the issue। वो ट्राई करो बेटा, आपको स्क्रीन दिखने लगेगी, ठीक है। ओके, अब आपने एक चीज सुनी होगी, बीमारी का नाम आपने सुना होगा यहाँ पे, कॉल्ड एज माय ल्यूकेमिया। एनीवन नोज व्हाट इज माय ल्यूकेमिया एक्चुअली? Blood cancer. राइट, वेरी गुड अक्षरा, आकांक्षा, इट इज योर ब्लड कैंसर, सिंपल। और याद रखना कोई भी टाइप का कैंसर हो ना, दैट मीन्स व्हाट कि आपके बॉडी के अंदर उन सेल्स का अमाउंट ज्यादा होगा। अब आपकी बॉडी में इमेजिन कर लो कि आपका अमाउंट है आपका 6 से 8,000 जितना आपके यहाँ पे अमाउंट है आपके WBC का। नाउ यू थिंक एंड टेल मी, अगर आपके पास में एक पेशेंट आता है, आपने उसका ब्लड टेस्ट कराया और उस ब्लड टेस्ट के अंदर उसका अमाउंट थोड़ा ज्यादा दिख रहा है WBC का, अगर उस ब्लड टेस्ट के अंदर उसके बॉडी के अंदर WBC का अमाउंट आपको दिख रहा है अराउंड 10 से 15,000, तो ये अमाउंट देख के आप क्या कह सकते हो? रेज योर हैंड टू टेल मी दिस, इफ यू हैपन दिस काइंड ऑफ अमाउंट then what you can tell me। और इसका आंसर ल्यूकेमिया नहीं है, इतना बता दूं आपको कि इसका आंसर यहाँ पे ल्यूकेमिया नहीं आएगा। सो प्लीज थिंक एंड टेल मी, अगर आपको ऐसी कंडीशन मिलती है कि ब्लड के अंदर आपका WBC का अमाउंट थोड़ा ज्यादा है, कुछ 10-12,000 या 15,000 जितना है आपका अमाउंट, then what does it means? think and raise your hand। सोचिए सब लोग और थोड़ा इमेजिन करो क्या हो सकता है इसका मतलब यहाँ पे। इसके पहले याद रखना कि इनका काम क्या होता है। हिंट मैंने आपको दे दिया, WBC will have some kind of role, right? वो रोल याद रखना कि जनरल इनका रोल यहाँ पे क्या होता है, and then tell me what can be the answer in this। बताइए राम, बोलिए, बताइए नागेश। एंटीबॉडीज काउंट ज्यादा हो जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? What can be the reason for that? आप क्या कह सकते हो, इसका रीजन क्या हो सकता है ये होने का? If you have more WBC, then what does that mean? Anyone else want to try this? सोचो बेटा, थोड़ा सा सोचो, आसान, इतना कोई बहुत कॉम्प्लेक्स सवाल नहीं है। क्या लग रहा है? नैन्सी, नैतिक, प्रतिष्ठा, शामवी, you have a blood sample with the high amount of WBC. What does that mean? बोलो नैतिक, बताओ। नैतिक, मेरी आवाज आ रही है आप लोग, आपको नहीं आ रही मेरी आवाज? सर ओके, सर आ रही है ना, आ रही है, बोलो बेटा बोलो। ठीक है, हिमा, या बोलो, someone has unmuted themselves, बताइए। सर इस condition को ल्यूकोसाइटोसिस बोलते हैं, जो तब होती है जब इन्फेक्शन या फिर इन्फ्लेमेशन हो बॉडी में। Yeah, that's the only thing I want to know in this. Yeah, you will have infection inside the body। जब आपकी बॉडी का इन्फेक्शन आपका होगा या कोई भी आपका पैथोजेनिक अटैक होगा, even if you have a general pathogenic attack आपके बॉडी के अंदर, then you will find the amount of WBC is going to increase over there।
आपका डब्ल्यूसी का अमाउंट आपका पे बढ़ जाएगा, सडनली विल हैव अ हाई अमाउंट ओवर देयर, एंड दैट इज व्हाट टेल्स यू अबाउट कि बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ तो आपका फॉरेन बॉडी आपका यहाँ पे आ चुका है, राइट। अगर डब्ल्यूसी का अमाउंट आपका बढ़ रहा है इस रीजन से, तो आपका कम भी हो जाएगा। जैसे ही आपका इन्फेक्शन ठीक हो जाता है, यू विल फाइंड द अमाउंट ऑफ डब्ल्यूसी विल कम डाउन, सडनली अपना वो नीचे आ जाता है। बट अगर आपका ये अमाउंट लंबे टाइम के लिए ज्यादा रहता है, देन दैट कैन बी अ पोटेंशियल केस ऑफ योर ल्यूकेमिया। फॉर नो रीजन, अगर आपका डब्ल्यूसी का अमाउंट अगर आपका यहाँ पे ज्यादा रहेगा, इफ यू हैव अ हाई अमाउंट ऑफ डब्ल्यूसी फॉर नो रीजन, देन यू विल फाइंड द केस कैन बी ऑफ ल्यूकेमिया। अब एक बीमारी होती है जिसके अंदर डब्ल्यूबीसी का काउंट बहुत नीचे चला जाता है, किसी को मालूम है वो बीमारी कौन सी होती है? विल हैव अ वेरी लो काउंट। वैसे ही बता दो अनम्यूट करके, कोई बात नहीं। ऑलराइट, सो देयर इज वन कंडीशन जो आपने सुनी है, पढ़ी है बचपन में, एंड दैट इज योर एचआईवी। पीपल सफरिंग विद एचआईवी जनरली हैव अ वेरी लो डब्ल्यूबीसी काउंट। जिनको एचआईवी से सफर कर रहे होते हैं उनको डब्ल्यूबीसी का काउंट उनकी बॉडी में काफी कम होता है और इसके सिम्टम्स बहुत लेट दिखते हैं, ठीक है। ऑलराइट, चलो, तो ये सब तो आपको यहाँ पे ठीक है। सो दिस व्हाट वी हैव डन इन टर्म्स ऑफ डब्ल्यूबीसी के कॉन्टेक्स्ट में, हमने इतनी चीजें यहाँ पे देख ली, एंड दिस इज व्हाट यू हैव टू नो ऑल द टाइम। इतनी बातें आपको यहाँ पे याद रखनी पड़ेंगी। अगर आप इतने याद रख सकते हो, देन या यू शुड बी एबल टू सॉल्व सम क्वेश्चंस। सो लेट्स हैव अ लुक यहाँ पे क्या मेंशन किया हुआ है। सो वी हैव दिस न्यूट्रोफिल्स, phagocytic cells which destroy the foreign organism entering the body, as I've told you. Basophil cells secretes histamine, serotonin, heparin. इन्फ्लेमेशन के दौरान ये आपके यहाँ पे होंगे आपके एक्टिव। eosinophil resist infection, associate with the allergic reaction के साथ ये आपको यहाँ पे associate आपको यहाँ पे मिल जाएगा। मोनोसाइट, अगेन दे आर माय phagocytic cells, जैसे आपका न्यूट्रोफिल था वैसे ही अपने ये लोग यहाँ पे काम करेंगे। एंड देन यू हैव lymphocytes, they are my two types, B and T, both lymphocytes responsible for a immune response to the body। आपकी बॉडी में एक स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स देने के लिए ये लोग आपके यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। सो ये आपको यहाँ पे रखना है याद। चलो, नाउ लेट्स टॉक अबाउट माय डब्ल्यूबीसी। अब डब्ल्यूबीसी देखने के लिए लेट मी आस्क यू कपल ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे आपका। इसका हैंड रेस करके आंसर बताओ। सो यू हैव टू मैच द फॉलोइंग्स यहाँ पे एंड देन यू टेल मी द करेक्ट आंसर इन दिस। Read the question carefully. It's a simple question. Raise your hand to answer this. चलिए बेटा, चलिए सब लोग हैंड रेस करिए। आसान है, बड़ा आसान सवाल है, इसमें है ही क्या, मैच करना है एबीसीडी को। एबीसीडी भी नहीं है, सर एबीसी है। आंसर बताएं। अरे रुक जाओ, बस हैंड रेस करो, अभी मैं पूछता हूँ फिर। बताओ मयन, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सर ऑप्शन सी। भूमिका? सो ऑप्शन डी। एंड सोनाक्षी? सर ऑप्शन डी। युवराज चौहान? सर डी। एंड निकिता अग्रवाल? सर डी। चलिए, जो लोग डी करें उनका यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं। Fibrinogen will have a role in my blood clotting, तो ये बात तो आपके यहाँ पे सही है, because it plays a role in blood coagulation, true. Then second मेरा यहाँ ग्लोबुलिन जो होता है, that is my immunoglobulin, और ये आपको रोल करेगा blood defense के अंदर, right? And albumin will be playing the role of my osmotic balance. So yes, option D बन जाएगा मेरे यहाँ पे ऐसा correct answer, ठीक है। Then ये भी आप नहीं कर पाओगे, this is हाँ। Question 11 आपके यहाँ पे, which of the following plasma protein is involved in my coagulation of my blood? So raise your hand to answer this. Again, a very simple question. बताइए वंशिका, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सर ऑप्शन डी। एंड अप्सरा? सर फोर्थ ऑप्शन। रोहन? सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी becomes the correct answer in this. Fibrinogen is the correct answer. ये आपका बनेगा as a coagulator of your blood when you get a cut, right? Then you can answer one more question. ये वाला भी कर सकते हो, थोड़ा सोच के करना, आसान सवाल है बट हो जाएगा। Be slightly careful. You just have to pay attention, और कुछ नहीं। Raise your hand to answer this. बताइए रोहन, क्या लग रहा है आपको? सर ऑप्शन ए। इरम? सर ऑप्शन ए।
निशु सिंह, ऑप्शन ए सर। सब लोग को ऑप्शन ए लग रहा है? कोई है जिसको ऑप्शन ए के अलावा कुछ और लग रहा है? सर ऑप्शन ए ही है। नहीं लग रहा है। सर ऑप्शन ए। तो इयोसिनोफिल के साथ तो हम यहाँ पे जानते हैं दैट ये जो आपके यहाँ पे होगा। नाउ दिस समथिंग व्हिच इज, इसमें कंफ्यूजिंग क्या हो सकता है आपके लिए, यहाँ पे इन्होंने हिस्टामाइन नहीं लिखा हुआ, दे हैव रिटन ओवर हियर हिस्टामाइनेज, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, ये मेंशन भी नहीं है एनसीईआरटी के अंदर, दे रिलीज द हिस्टामाइनेज। तो कई बार वो क्या करते हैं मैच फॉलोइंग में, दे विल गिव यू वन ऑफ द लाइक ऑप्शन व्हिच इज अ स्लाइटली बाहर का, बट स्टिल यू कैन गेट योर आंसर, स्टिल आपको आपका यहाँ पे आंसर मिल जाता है। ठीक है, तो इसको हम 2 मिनट के लिए साइड में रखते हैं, बाकी हम देख लेते हैं पहले। बेसोफिल क्या करते हैं, दे आर नोन टू रिलीज योर हिस्टामाइन, सो वी नो दैट देयर इज द ग्रैन्यूल्स ऑफ द हिस्टामाइंस कंटेनिंग हिस्टामाइन, सो दैट्स बी के साथ मेरा 4 आ गया। न्यूट्रोफिल्स आर गोइंग टू कैरी आउट माय फेगोसाइटोसिस, लिम्फोसाइट्स मेरे यहाँ पे करते, मेरे यहाँ पे इम्यून रिस्पांस में यहाँ पे मेरी मदद करेंगे। सो जो मेरा रह गया दैट्स माय इयोसिनोफिल विद माय ऑप्शन बी, सो योर ऑप्शन ए बिकम्स द करेक्ट आंसर इन दिस। ट्रू। तो ऐसे सवाल अगर आते हैं आपके सामने देन यू कैन हैंडल देम वेरी इजीली। चलो नाउ लेट्स कम बैक टू माय आरबीसी। आरबीसी को देखते हैं हम यहाँ पे। आरबीसी इज माय रेड ब्लड सेल, रेड ड्यू टू माय हीमोग्लोबिन 50 से 55 लाख पर क्यूबिक मिलीमीटर will be there in the blood in your adult human के अंदर। Then created in the bone marrow, सारे सेल्स आपके बोन मैरो में बनाए जाते हैं यार इतना, चाहे वो आपका आरबीसी हो चाहे आपका वो प्लेटलेट हो, कोई भी आपका वहां पे हो, दे आर मेड इन द बोन मैरो के अंदर। दे आर बाइकॉन्केव, न्यूक्लियस इज मोस्टली एब्सेंट, आपको न्यूक्लियस में यहाँ पे आपको नहीं मिलता। याद रखना आरबीसी में न्यूक्लियस ना होने का फायदा ये कि आप ज्यादा रख सकते हो अपने वहां पे आपके हीमोग्लोबिन, यू कैन कीप अ मच मोर हाई अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन इफ यू डोंट हैव अ न्यूक्लियस। लाइफ स्पैन आपके यहाँ पे रहेगा 120 डेज का, आपको मिलेगा यहाँ पे देखने के लिए। देन इनको ब्रेक डाउन कहाँ किया जाता है, इनको ब्रेक डाउन किया जाता है आपके स्प्लीन के अंदर। तो आरबीसी का जब 120 डेज हो जाता है ना या उसके पास आता है, देन दे आर ब्रॉट इनटू द स्प्लीन, और स्प्लीन में लाके उन्हें आप ब्रेक डाउन करते हो। सो दैट इज व्हाई स्प्लीन इज कॉल्ड एज माय ग्रेवयार्ड फॉर माय आरबीसी। तो आपसे पूछा जाएगा कई बार सवाल कि कौन सा आपका ऑर्गन होता है विच इज कॉल्ड एज माय ग्रेवयार्ड फॉर आरबीसी, सो योर आंसर हैज टू बी योर स्प्लीन। स्प्लीन आपका हमेशा यहाँ पे रहेगा एज अ ग्रेवयार्ड फॉर माय आरबीसी यहाँ पे आपका। The primary function of RBC, the most abundantly available cell in the blood, is to transport the respiratory gases in the cell. इसका रोल हम देख चुके हैं पिछले क्लास के अंदर, that your RBC will play a very 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 important role in transportation of my gases. आपको ऑक्सीजन CO2 का ट्रांसपोर्ट करने में आपका RBC आपके यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। So that is what you have to know. So these are my RBC erythrocytes and this is what they are known for. तो आप याद रखना हर एक सेल का कुछ एक अलग अलग लाइफ स्पैन आपको मिलेगा यहाँ पे, एंड नंबर, इनका नंबर सबसे ज्यादा आपको मिलता है। देन यू कैन हैव योर प्लेटलेट्स, एंड उसके बाद सबसे कम नंबर आपको मिलता है आपके यहाँ पे डब्ल्यूबीसी का। बट डब्ल्यूबीसी का नंबर इंक्रीज किया जा सकता है एज पर द रिक्वायरमेंट, अगर रिक्वायरमेंट होगी तब उनका आप वहाँ पे नंबर आप इंक्रीज कर सकते हो। सो दीज आर द फ्यू ट्रेट्स और फ्यू थिंग्स यू हैव टू नो इन टर्म्स ऑफ माय आरबीसी। बाय द वे कुछ चीजें तो हमने यहाँ पे पढ़ी थी पिछले क्लास के अंदर। सो आरबीसी में यू विल बी हैविंग, आरबीसी के अंदर वी हैव दिस हीमोग्लोबिन, और एक सिंगल हीमोग्लोबिन पे कितनी बाइंडिंग साइट्स होती है? 4 Hemoglobin will always have your 4 oxygen binding sites. 4 oxygen binding sites. अब क्योंकि आप लोग काफी तेज हो और आपको चीजें याद हो जाती है, that's what I believe in strongly. जैसे आपका हीमोग्लोबिन होता है ना, वैसे आपका एक और होता है, you call it myoglobin. The way you have a hemoglobin, you have one more pigment, respiratory pigment, you call it myoglobin. बस आपको याद ही रखना है कि मायोग्लोबिन जो आपको होता है ये आपको मिलता है आपके मसल्स के अंदर, you find them in the muscles. और पूछा जाएगा आपसे ये कि इसके अंदर आपके कितने ऑक्सीजन आके बैठते हैं, then the answer is going to be your 1 oxygen molecule will sit on the myoglobin. तो इसके अंदर आपके मिलेगी आपको यहाँ पे सिंगल बाइंडिंग साइट फॉर ऑक्सीजन, सिंगल बाइंडिंग साइट फॉर ऑक्सीजन। जैसे आप कर्व देखते हो ना हीमोग्लोबिन का, ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व आप देखते हो, वैसे इसका भी बनता है अलग सा, हम वो नहीं सीखते, बट यू विल फाइंड दैट कर्व एज वेल व्हिच विल बी स्लाइटली डिफरेंट ओवर हियर। सो मायोग्लोबिन याद रखना, मायोग्लोबिन इज आल्सो रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है आपका ये, बट ये आपको मिलेगा मसल्स के अंदर, ये ब्लड में नहीं है, इट्स अ डिफरेंट थिंग, यू फाइंड इन द मसल।
और यहाँ पे भी आप रखते हो अपना ऑक्सीजन को पकड़ के, लेकिन यहाँ पे जो ऑक्सीजन आपका यहाँ पे होता है वो आपका सिर्फ एक ही होगा, एक पैरेलल के ऊपर। सो सिंगल बाइंडिंग साइट फॉर ऑक्सीजन आपको मिल गया यहाँ पे देखने के लिए। अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि आपको क्यों चाहिए ऑक्सीजन मसल्स के अंदर। द आंसर इज टू कैरी आउट माय एरोबिक रेस्पिरेशन। जब तक आप एरोबिक रेस्पिरेशन करोगे मसल सेल के अंदर, एटीपी बनेगा। जब तक आपका एटीपी बनेगा तब तक आप अपने यहाँ पे मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन आप कर सकते हो, सिंपल। सो दैट इज व्हाई यू नीड टू हैव मायोग्लोबिन इनसाइड द मसल्स which will send oxygen molecule, और उसकी वजह से आप अपने यहाँ पे आप एटीपी बना सकते हो ऑल द टाइम। सो ये भी एक बात आपको यहाँ पे याद होनी चाहिए। सो हीमोग्लोबिन, यू नो दैट, यू शुड नो मायोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन के अंदर मैंने आपको बताया था दैट यू हैव टू चेन्स, यू हैव 2 अल्फा एंड 2 बीटा चेन। आपको मिलती है आपके यहाँ पे 2 अल्फा चेन, you have alpha chain, and similarly you'll have your 2 beta chain. So 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन आपको मिलती हैं यहाँ पे आपके देखने के लिए आपके हीमोग्लोबिन के अंदर। They are nothing but my proteins. These are nothing but my proteins. They are nothing but my polypeptide. That is nothing but your protein यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में ना मैं आपको इसका अल्फा एंड बीटा चेन का एक बार पिक्चर दिखा दूंगा, सो यू कैन हैव अ लुक एट दैट हाउ द पिक्चर इज गोइंग टू लुक लाइक। ठीक है, आई विल जस्ट शो यू अ पिक्चर फॉर दिस, राइट? सो दैट इज व्हाट वी हैव डन आज के क्लास के अंदर। दीस आर द फ्यू थिंग्स आई हैव डन। नाउ बिफोर आई रैप अप द क्लास आई विल आस्क यू फ्यू क्वेश्चंस, यू हैव टू आंसर दोस क्वेश्चंस क्विकली। राइट, कुछ क्वेश्चन होंगे उसके आंसर देना। क्विकली टेल मी नाउ, आपके बॉडी में कौन सी एंटीबॉडी होती है जिसका अमाउंट सबसे ज्यादा होता है? कौन सी एंटीबॉडी आपकी बॉडी में सबसे ज्यादा मिलती है? न्यूट्रोफिल। एंटीबॉडी पीपल, एंटीबॉडी को मैं पूछ रहा हूँ आपको यहाँ पे, कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन आपकी बॉडी में सबसे ज्यादा आपको मिलता है? IgG। IgG, राइट, इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी IgG। वैसे ही हैंड रेस करो एंड गिव मी द आंसर। ठीक है, ज्यादा मतलब वैसे ही अनम्यूट करके आंसर दो, हैंड रेस करने की जरूरत नहीं है। सो IgG इज द वन। अच्छा, कौन सी मेरी एंटीबॉडी होती है जो जाती है मदर टू फीटस वाया ब्रेस्ट फीडिंग? IgA। ठीक है, राइट, ओके। नाउ टेल मी, क्या सीरम के अंदर मुझे क्लॉटिंग फैक्टर मिलेगा? No, sir. क्लॉटिंग फैक्टर, ठीक है, ऑलराइट। नाउ टेल मी, वो कौन सी चीज थी जो मेरे बेसोफिल रिलीज कर रहे थे जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होता है? Histamine. राइट, विच विल हैव अ रोल टू प्ले। ठीक है, आपके पास इतने सारे WBC है, इनमें से कौन सा WBC आपका होता है जिसका अमाउंट सबसे कम होता है? बेसोफिल। राइट, मुझे बताओ किस तरीके से एक पैथोजन को मारा जाएगा बाय माय मोनोसाइट्स एंड माय न्यूट्रोफिल्स? Phagocytosis. राइट, दैट्स व्हाट दे विल डू। ठीक है, नाउ टेल मी, आपके लिम्फोसाइट्स के टाइप्स क्या होते हैं? 2. T lymphocyte. T and B। लिम्फोसाइट्स, ट्रू। ठीक है, T and B लिम्फोसाइट्स के अंदर मेरा कौन सा वो लिम्फोसाइट था जो जिसके में मुझे प्लाज्मा सेल मिल जाता है देखने के लिए? सेल एज वन ऑफ द टाइप मिलेगा, और जिसका काम होता है वहां पे आपका एंटीबॉडीज बनाना ज्यादा अमाउंट के अंदर। दैट्स व्हाट दे हैव बीन नोन फॉर। ठीक है, अच्छा, कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन इज इन्वॉल्वड ड्यूरिंग द एलर्जिक रिएक्शन? IgE। IgE। That's what they will be doing in this. ठीक है, क्या होता है रोल मेरे यहाँ पे एल्ब्यूमिन का? मेंटेनेंस वहां पे मेंटेन करेगा। ठीक है, सो दीज आर द फ्यू थिंग्स आपको यहाँ पे याद रखनी है। अगर इसे आप अभी याद रख लेते हो ना, इफ यू आर एबल टू हैव अ ग्रिप ऑन देम, देन ये फ्यूचर में आपको बड़ी हेल्प करती है चीजें समझने में। आई टेल यू समथिंग, अगर आप इतना इन्फॉर्मेशन लेके आते हो कुछ चीजें समझने के लिए 12th ग्रेड के अंदर, so you understand few things very smoothly वहां पे। so याद रखना ये, it's important, यहाँ पे भी important है, इस चैप्टर में भी, और आगे भी important रहेगा। so these are the few things you have to know in this। ठीक है, बताइए राम, क्या सवाल है आपका, बोलिए। सर WBC में न्यूक्लियस होता है? हाँ,
Yes, they will have the nucleus. They will have a well-defined nucleus. बल्कि अलग-अलग shape के होते हैं nucleus. अभी उसे यहाँ पे देखेंगे नहीं, but yeah, that's what you will find in them. So yeah, that's what we have done आज के क्लास में. So I would strongly recommend कि जितना आज हमने किया है उसको एक बार NCERT में से एक बार आप देख जाओ, which is roughly couple of pages might be there. Have a look at that. And next time हम लोग मिलेंगे तो इसके आगे बढ़ाते हैं हम लोग चीजों को, and then let's complete your thrombocytes हम complete करेंगे, and then we will jump onto your blood grouping and blood coagulation. So that's what we'll try to complete in the next class. Okay. So this is what we have done. And पढ़ लो ऐसे कुछ चीजें आपके लिए शायद नहीं होंगी, so please make sure you remember those things, right? And this is how the antibodies are going to look like. Y shape के antibodies आपको मिलेगी आपके blood में घूमते हुए. Okay. And they are made up of nothing but my glycoprotein. Antibodies are made up of your glycoprotein. All right. Now, if you have any questions, पहले तो ये बताओ कि क्या यहाँ तक सब चीजें आपको clear है? Are these things clear all of you? Yeah. Yes, sir. Right. ठीक है. Now you can ask a question. Please ask a question, and yeah, we can wrap this up. So बताइए सोनाक्षी क्या सवाल है आपका यहाँ पे? आपका hand raised है. या जिनका भी hand raised है. All right. Let me can't see your name. एक second रुक जाओ. ठीक है. All right. आसमा बताइए क्या सवाल है आपका? आसमा नागेश बोलिए. अच्छा ये वैसे ही हैंड रेज seems like. All right, no issues. IgG रिएक्शन के टाइम पे हेपरिन भी इन्वॉल्व होगा? नहीं बेटा, हेपरिन इन्वॉल्व नहीं होगा. उसका heparin is someone who will make sure that the blood does not coagulate. That's it. It has no role to play during the allergic reaction or inflammation के टाइम पे उसका कोई रोल नहीं होता. ठीक है. Mineral plasma. All right then people, let's wrap this up. This is what we have done आज की क्लास के अंदर, and NCERT पढ़ लेना. बाकी हाँ Good जी. night, sir. Bye. Bye beta, bye. बाकी if you have no question then yeah, Bye, you can sir. drop off. बताइए ये नाम बोलिए. Yeah, सर good night. प्लाज्मा में भी न्यूक्लियस होता है? Plasma is a fluid. उसमें न्यूक्लियस नहीं होता. It's just a fluid. ठीक है. उसमें आपको वाटर मिलेगा, कुछ प्रोटीन मिल जाएंगे, but it won't have a nucleus. Spleen is something. Nagesh, I'll show you the picture. Spleen आप exactly आपको वहाँ पे कहाँ पे located है, right? So I'll Good show you the night, picture. sir. You can see. Yeah, good Bye, night. sir. Good night, sir. Bye beta, bye. Good night everyone. Bye, sir. Good night. Bye, good night.